स्वागत है आपका द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर किरदार के पास है एक छुपा हुआ राज। कभी अरबपतियों की अनकही दास्तान, कभी फैंटेसी और रहस्यमयी ताकतों का खेल, और कभी ऐसा सस्पेंस जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। हर एपिसोड में मिलेगा नया ट्विस्ट, नया रोमांच और ड्रामा का ऐसा तूफान जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानियां जो आपकी कल्पना से कहीं आगे हैं। चैप्टर 551 सात दानव शिष्य। वे सातों लोग जो काले लबादे पहने हुए थे, उनके चेहरे छिपे हुए थे। सिर्फ उनकी दो लाल लाल आंखें ही हल्की सी दिख रही थीं। उनकी नज़रें बहुत हर्दी और डरावनी थीं, जैसे वे मूर्तियां हों। एजोर यांग लॉर्ड ने सिर्फ उनकी आभा से समझ लिया कि ये लोग इस दुनिया के नहीं थे। उसे लग गया कि ये लोग किसी पुराने जादू से निकले हैं। हालांकि उस विशाल आंख ने जादू को तोड़ दिया था, लेकिन उसने बहुत सारी ताकत खर्च कर दी थी, इसलिए अब वह सो रही थी। लेकिन ये सात लोग इंसान नहीं थे। वे उस दुष्ट राक्षस के रक्षक थे और उन्हें दानव शिष्य कहा जाता था। वे एजोर यांग लॉर्ड को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। वे उसे 8वां दानव शिष्य बनाना चाहते थे, एक इंसानी दानव शिष्य। उन्होंने कई तरह के लालच दिए, लेकिन एजोर यांग लॉर्ड को उनकी बातें जरा भी अच्छी नहीं लगीं। एजोर यांग लॉर्ड पहले ही बहुत गलती कर चुका था और रतनगढ़ दुनिया को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका था। अब वह और पाप नहीं करना चाहता था। इसलिए जैसे ही उन सातों ने बात शुरू की, एजोर यांग लॉर्ड की आंखों में गुस्सा भर गया। वह समझ गया कि इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। बिना कुछ बोले लड़ाई शुरू हो गई। एजोर यांग लॉर्ड अपने दिल की बात सुनते थे और प्राचीन महान महारानी भी तुरंत तैयार हो गईं। उनके पैरों के नीचे बर्फ का कमल बन गया। एजोर यांग लॉर्ड ने अपनी तलवार निकाल ली। प्राचीन महारानी भी बर्फ की परी की तरह आगे बढ़ीं। दोनों ने मिलकर उन सातों के खिलाफ युद्ध शुरू किया। हालांकि वे सिर्फ दो थे, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। लेकिन सातों काले कवच वाले योद्धा बहुत ताकतवर थे। उनके वारों में अजीब सी शक्ति थी जो इस दुनिया से अलग लगती थी। लड़ाई बहुत भयंकर थी। ये लड़ाई इतनी बड़ी थी कि रतनगढ़ दुनिया के लोग भी आकाश की ओर देखकर डर गए। आसमान काले बादलों और बिजली से भर गया था और उसमें लाल रंग की चमक थी, जैसे कभी भी खून बरस सकता हो। एजोर यांग लॉर्ड और महान महारानी को कई चोटें आईं, लेकिन उन्होंने भी सातों में से कुछ को घायल कर दिया। आखिर में जब वे ज़्यादा लड़ नहीं पाए तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन जब एजोर यांग लॉर्ड पीछे हट गया, तब भी वे सात दानव शिष्य अनंत भंवर में वापस नहीं गए। उन्होंने रतनगढ़ दुनिया में कई मार्शल कुलों और संप्रदायों पर हमला किया। जो लोग उनके अधीन नहीं हुए, उन्हें मार दिया गया। उन्होंने मरे हुए योद्धाओं को अनंत भंवर में फेंक दिया ताकि वह दुष्ट राक्षस जल्दी से फिर से ताकतवर बन सके। समय के साथ रतनगढ़ की दुनिया में हर तरफ मौत और तबाही फैल गई। लोगों को खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ी। धरती टूटने लगी, लेकिन कुछ बहादुर और अच्छे योद्धा थे जो हार मानने की बजाय लड़ते हुए मर गए। पर हर कोई ऐसा नहीं था। कुछ लोगों को लगने लगा कि दुनिया अब बदल रही है। उन्हें डर था कि अनंत भंवर में बंद वह भयानक शक्ति अब फिर से राज करेगी। लोगों को लगने लगा कि उनका युग अब खत्म होने वाला है। जैसे जैसे तबाही बढ़ी, इंसानों की असली फितरत सामने आने लगी। कुछ लोग ताकत पाने, जिंदा रहने या किसी से बदला लेने के लिए अपने ही लोगों से गद्दारी करने लगे। इस तरह सात दानव शिष्यों ने धीरे धीरे अपने गुट को बड़ा करना शुरू कर दिया। एजोर यांग लॉर्ड ने उजाड़ जाति की खोज की। मानव जाति और उजाड़ जाति हमेशा अलग अलग रहते थे। वे एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे। मानवों के लिए उजाड़ जाति बहुत पुरानी, रहस्यमयी और खतरनाक मानी जाती थी। जब एजोर यांग लॉर्ड उजाड़ जाति तक पहुंचे, तब तक रतनगढ़ दुनिया की ज्यादातर मार्शल आर्ट तबाह हो चुकी थी। लेकिन उजाड़ जाति की ताकत अब भी बची हुई थी। एजोर यांग लॉर्ड को उजाड़ जाति के राजा ने अपना नेता मान लिया। इधर जादू टूट चुका था और दानव शिष्यों ने पूरी दुनिया में आतंक फैला दिया था। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए विनाश का समय था। तब एजोर यांग लॉर्ड और प्राचीन महान महारानी ने उजाड़ जाति की अगुवाई की और दानव शिष्यों के खिलाफ जवाबी हमला शुरू किया। हर लड़ाई बहुत भयानक होती थी। खून की नदियां बह जाती थीं और बहुत सारे लोग मारे जाते या घायल हो जाते। इसी बीच एजोर यांग लॉर्ड और प्राचीन महारानी ने साथ में महान महारानी हॉटसूत्र साधना शुरू की। वे एक दूसरे के साथ साधना करते गए और उनकी ताकत भी बढ़ती गई। धीरे धीरे उनके दिल भी एक हो गए। सातों दानव शिष्य अब एजोर यांग लॉर्ड और महान महारानी की संयुक्त शक्ति के आगे टिक नहीं पाए। एक बड़ी आखिरी लड़ाई में दानव शिष्यों का पूरा गुट खत्म कर दिया गया। बहुत भारी कीमत चुकाने के बाद वे सातों एक एक कर मारे गए। इस भयानक युद्ध के बाद चाहे रतनगढ़ दुनिया हो या उजाड़ जाति, हर कोई तबाह हो गया। लोग दुख और मातम में डूब गए। कई पुरानी मार्शल आर्ट जिनकी परंपरा सदियों से थी, खत्म हो गईं।
बड़े बड़े कुल और परिवार जिनकी विरासत हजारों साल पुरानी थी पूरी तरह मिट गए, उनका कोई वारिस नहीं बचा। ये सब देखकर एजोर यांग लॉर्ड ने गहरी सांस ली और दुख से भर गए। उनका जीवन बहुत उतार चढ़ाव भरा था। वह कभी यांग गॉड साम्राज्य में राजा थे, फिर दिव्य दुनिया के लॉर्ड बन गए। ओग उनकी पूजा करते थे, फिर उन्हें अपनी पत्नी ने धोखा दे दिया। वांशी पर्वत की लड़ाई में वह बुरी तरह हार गए, सब कुछ खो दिया, दोस्त भी दूर हो गए। फिर वह अकेले ही सिंघोल की तरफ चले गए और रास्ता भटक गए। इस दुनिया में आने के बाद उन्होंने भंवर में फंसकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल था। उनका जीवन दुखों और असफलताओं से भरा था, लेकिन इसी अंधेरे जीवन में उनकी मुलाकात उससे हुई, एक ऐसी लड़की से जिसके शरीर में ऊर्जा की नसें बंद थीं, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करती रही। चाहे वह गिरा हो या असफल हुआ हो, चाहे उसने कोई बड़ी गलती की हो जिससे अरबों लोग मर गए हों, या उसने अपनी तलवार निकालकर 7 दानव शिष्यों के साथ खूनी युद्ध में भाग लिया हो, वह हमेशा चुपचाप उसके पीछे चलती थी, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। अगर वह दुनिया घूमने जाता था तो वह भी उसके साथ जाती थी। अगर वह युद्ध में हिस्सा लेना चाहता था तो वह उसके साथ लड़ाई में जाती थी। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वह उसकी अंधेरी दुनिया में एक चमकते सितारे की तरह थी जो हर चीज़ को रोशन करती थी। योर यांग लॉर्ड को यह एहसास हुआ कि यह ज़रूरी नहीं है कि वह 12 एम्पायरियन स्वर्गों में वापस लौटे या नहीं, बल्कि सबसे ज़रूरी ये था कि वह उस व्यक्ति को अपने पास रखे जो उसके सामने था। तो क्या हुआ अगर उसने पनिहार को भूलकर सेंट्रल स्टेट दिव्य साम्राज्य में मिले अपने अपमान धो डाला? तो क्या हुआ अगर उसने युविका चंदेल के विश्वासघात और गुस्से को कम कर दिया जब एक महिला उसके साथ समय के अंत तक खड़ी थी? तो और क्या चाहिए था? हालांकि जब तक उससे ये सब समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रतनगढ़ की दुनिया में शांति सिर्फ बाहर से दिख रही थी। 7 दानव शिष्यों को दबा दिया गया था, लेकिन वे अमर और अविनाशी प्रतीत होते थे। वे भविष्य में फिर से उठेंगे। इसके अलावा अनंत भंवर में एक बुरा दुष्ट दानव अभी भी सो रहा था। जब वह जागेगा तो रतनगढ़ दुनिया को असली तबाही का सामना करना पड़ेगा। एजोर यांग लॉर्ड जानता था कि उसका समय खत्म हो रहा था। उसके दिल में जो ज्ञान था उसे प्राचीन महान महारानी पहले ही महसूस कर चुकी थी, जो चुपचाप उसके साथ चल रही थी। उन्होंने एक साथ अपनी अंतिम तैयारी शुरू कर दी। साथ मिलकर उन्होंने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की स्थापना की। उन्होंने अपनी विरासत को वहां छोड़ दिया ताकि भविष्य में कोई उत्तराधिकारी उनका अधूरा मिशन पूरा कर सके। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में एजोर यांग लॉर्ड ने उस घास की झोपड़ी को भी स्थानांतरित किया जहां वह पहली बार प्राचीन महान महारानी से मिले थे। झोपड़ी में एक व्यक्ति शराब पीते हुए तलवार चला रहा था और दूसरा संगीत बजा रहा था। वे दोनों अमर जोड़े की तरह थे। एजोर यांग लॉर्ड का जीवन उतार चढ़ाव से भरा था। उसने खुशी और दुख दोनों का अनुभव किया था और अब वह जानता था कि खुशी पाना कितना मुश्किल है। अगर वह इस पल को हमेशा के लिए रोक सकता तो ये खुशी की बात होती। हालांकि वह प्राचीन महान महारानी जानते थे कि ये दिन ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। वे एक दूसरे के साथ अपनी आखिरी क्षणों का आनंद ले रहे थे और अपने हर पल को जी रहे थे। फिर भी आखिरकार उन्हें इसे खत्म करना पड़ा। झोपड़ी छोड़ने के बाद एजोर यांग लॉर्ड ने एक संदेश छोड़ा जिसमें लिखा था कि वह और महान महारानी एक सामान्य जीवन जी सकें और एक दूसरे के साथ तब तक रहें जब तक उनके बाल सफ़ेद न हो जाएं। काश ये सब कभी खत्म न हो। उसके बाद एजोर यांग लॉर्ड और प्राचीन महान महारानी ने हाथ में हाथ डालकर अनंत भंवर में प्रवेश किया ताकि वह टूटी हुई सील को फिर से ठीक कर सकें। यादें वहीं खत्म हो गईं क्योंकि दोनों में से कोई भी वापस न बड़ी। ये आया मानसी अब जाग चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उसके बाद क्या हुआ था। वह नहीं जानती थी कि क्या एजोर यांग लॉर्ड और प्राचीन महान महारानी को अनंत भंवर में मार दिया गया था या क्या उन्होंने दुष्ट दानव को बंद करने के लिए अपनी जान दे दी थी। प्राचीन महान महारानी और एजोर यांग लॉर्ड के बारे में सोचते हुए उसमें गहरी दुख और खुशी की भावनाएं उमड़ आईं। अब उसे और अर्जुन को उनकी विरासत मिल गई थी। अर्जुन और माँ आनसी दोनों चित्रों के सामने चुपचाप खड़े थे, गहरे विचार में डूबे हुए। अभी अभी जब वे दोनों अपने अपने लंबे सपनों में थे तो उन्होंने एजोर यांग लॉर्ड और प्राचीन महान महारानी के जीवन का अनुभव किया। उन्होंने इस दुनिया को देखने और यन्याम के नियमों को समझने के लिए उस प्राचीन जोड़े की आंखों का इस्तेमाल किया था। यह अर्जुन और मानसी दोनों के लिए एक दुर्लभ अवसर था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस कर छोटी या कि उन्होंने महान महारानी हॉट सूत्र को और गहरा समझ लिया था। अगर वे अब साधना शुरू करें तो उन्हें जेड मेरो आध्यात्मिक ऊर्जा और नौ यांग आध्यात्मिक ऊर्जा में सफलता प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। किसे पता था कि रतनगढ़ दुनिया में ऐसा रहस्य था जिस दुनिया में हम हैं वह एक सीलबंद बर्तन की तरह है और भगवान के दफन रसातल में अनंत भंवर सील का मूल है। रतनगढ़ दुनिया केवल एक विशाल जादुई वस्तु है जो दब आने और सील करने के लिए है। अर्जुन को अब भी वह समय याद था जब वह पहली बार रतनगढ़ दुनिया में आया था। वह अभेद्य समुद्र के ऊपर तैर रहा था और इसके किनारे पर खड़ी चट्टानें थीं। दूर से वे अनंत दिव्य दीवारों की
तरह दिखती थी जो क्षितिज के पार फैली हुई थीं। उस समय अर्जुन रतनगढ़ दुनिया के शानदार रूप से प्रभावित था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक जादुई वस्तु थी, भगवान के दफन रसातल के भीतर का प्राचीन दुष्ट नव बहुत भयानक है। इसे फिर से सील करने के लिए एजोर यांग लॉर्ड और प्राचीन महान महारानी भी उनके जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटे। वे सील को पूरा करने में विफल रहे और अब यह मिशन हमारे कंधों पर आ गया है। माँ नसी ने आह भरी। उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी, लेकिन वह बहुत दृढ़ भी थी। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में मानसी ने अपने स्वाभाविक रूप से समाप्त होने वाले मेरिडियन को जोड़ने का तरीका खोज लिया था। बड़ी इन महान महारानी उसके लिए एक गुरु की तरह थी। स्वाभाविक रूप से मानसी इस महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ नहीं सकती थी। इसके अलावा राठौर परिवार रतनगढ़ दुनिया में ही था, चाहे वह मास्टर शेन हो या कुलमातावे अर्जुन का अलावा मानसी के सबसे प्रिय लोग थे। जब रतनगढ़ दुनिया नष्ट होने के कगार पर थी तो वह निष्क्रिय नहीं बैठ सकती थी। वह अर्जुन की ओर मुड़ी। उसने देखा कि वह चुप था और उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह जो कुछ भी देख रहा था उसे पचा रहा हो। बहुत देर बाद उसने फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन चलो उस जगह पर चलते हैं। मुझे लगता है कि अब हम वहां प्रवेश कर सकते हैं। अर्जुन ये सुनकर हॉल से बाहर चला गया, जो गॉड एडवेंट टॉवर के तीसरे स्तर पर था। मानसी चुपचाप उसके पीछे चली गई। वह प्राचीन महान महारानी के पदचिन्हों पर चल रही थी, जिन्होंने इतने साल पहले एजोर यांग लॉर्ड का अनुसरण किया था। वे दोनों धीरे धीरे एक एक कदम सीढ़ियां चढ़ते चल गए। वे प्रकाश के एक के बाद एक दरवाजे पार करते गए। गॉड एडवेंट टॉवर के छठे स्तर तक पहुंचने में उन्हें पूरा 1 घंटा लग गया। ये गॉड एडवेंट टॉवर का सबसे ऊपरी स्तर था। जब वे पहली बार यहां आए थे तो दरवाजा कसकर बंद था और स्थिर खड़ा था। 5 साल तक साधना करने और प्राचीन महान महारानी और एजोर यांग लॉर्ड के जीवन का अनुभव करने के बाद अर्जुन और मानसी एक बार फिर दरवाजे के सामने खड़े थे, लेकिन उनकी मानसिकता पहले से पूरी तरह अलग थी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अपनी हथेलियां दरवाजे पर रख दीं। बूम दोनों के युआन क्यूई फट गई। अर्जुन और मानसी ने भारी दरवाजे पर बने जटिल प्राचीन पैटर्न को एक एक करके चमकते हुए देखा। उनके बीच शुद्ध यिन और यांग की ऊर्जा उमड़ रही थी। दरवाजे से निकलने वाली चमक की तीव्रता बढ़ने लगी, जिससे पूरा गॉड एडवेंट टॉवर प्रकाशित हो गया। अर्जुन और मानसी ने अपनी ऊर्जाओं को अधिकतम तक प्रसारित किया, क्योंकि उनकी यिन और यांग ऊर्जाएं एक दूसरे में मिलकर एक महान दावचित्र का निर्माण कर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि पुराना दरवाजा पिघल रहा है और उसमें से काका की आवाज आ रही थी। अंततः भारी दरवाजे के दोनों किनारे धीरे धीरे बीच से खुल गए। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अर्जुन और मानसी ने इसमें 6 साल बिताए थे। अब 6 साल बाद वे गॉड एडवेंट टॉवर के अंतिम स्तर तक पहुंचने में असफल हो गए थे। इस दिन गॉड एडवेंट टॉवर उनके लिए पूरी तरह से खुल चुका था। धमाका दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और जैसे धूल से सना हुआ इतिहास का एक टुकड़ा अलग हो गया हो, एक आदिम आभा बाहर निकल आई जो अंदर जाने से पहले ही उन्हें दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के पीछे की जगह में 2 आंखें थीं जो समय के समुद्र को पार करके दूर से उन्हें देख रही थीं। साथ ही ऐसा भी लग रहा था जैसे दरवाजे के पीछे से कोई फुसफुस आहट आ रही हो। यह आवाज़ किसी की हो सकती थी या ये कोई ऐसी कहानी हो सकती थी जिसे कोई नहीं जानता। इस विशेष एहसास ने अर्जुन और मानसी को अपनी सांसें रोकने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन को महसूस हुआ कि इसमें कुछ ऐसा था जो उसके भीतर गूंज रहा था। उसने गहरी सांस ली और मानसी का हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे दरवाजे से बाहर की ओर बढ़ा। अंदर आश्चर्यजनक रूप से शांति थी। वे इस जगह पर कदम रखने वाले पहले लोग थे जो इतने सालों से बंद थी। यह एक शांत कमरा था। उनके सामने एक लकड़ी की मेज थी जिस पर कुछ बांस की चटाइयां रखी हुई थीं। लकड़ी की मेज चिकनी थी और उस पर धूल नहीं थी। मेज की लकड़ी की बनावट साफ दिखाई दे रही थी और उस पर मटिमटे हुए लैंप से सियान रंग की हल्की रोशनी आ रही थी जो अंधेरी रात में तारों की रोशनी की तरह लग रही थी। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे का मालिक कभी यहाँ से गया ही नहीं। लकड़ी की मेज को देखकर अर्जुन खुद को रोक नहीं सका और उसके पास जाने लगा। उस समय ये सबसे अधिक संभावना थी कि एजोर यांग लॉर्ड बांस की चटाई पर बैठे थे। अर्जुन बैठ गया और एक बार फिर वही आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी जो उसने पहले फुसफुसाहट के रूप में सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आकृति उसके जैसे ही वहां बैठी कोई कविता पढ़ रही हो। यह अर्जुन का भ्रम नहीं था बल्कि एक वास्तविक आवाज़ थी। एजोर यांग लॉर्ड ने तो समय से पहले यहाँ से विदा ले ली थी, लेकिन उस समय की उसकी आभा और आवाज़ अब भी इस कक्ष में प्रकट हो रही थी। इससे ये सिद्ध हुआ कि एजोर यांग लॉर्ड की नियमों को समझने की गहराई कितनी थी। और ऐसा व्यक्ति अनंत भंवर का नीचे भयावह अस्तित्व के खिलाफ असहाय था। अर्जुन ने लकड़ी की मेज को गहरे विचारों में डूबते हुए देखा। उस पर एक काली डिस्क रखी हुई थी जो ज्यादा आकर्षक नहीं थी। उसके पास ही एक सूती बैग लापरवाही से रखा हुआ था। अर्जुन ने काली डिस्क उठाए और जैसे ही उसने इसे छुआ एक तीव्र प्रतिध्वनि हुई। अर्जुन की युआन क्यूई फटने के साथ ही वह खींची गई।
गोलाकार डिस्क चमक उठी और एक छवि प्रकट हुई। ये छवि एक छोटा टॉवर था। ये और द एडवेंट टॉवर है, मानसी ने कहा। अर्जुन भी हैरान था। इस गोलाकार डिस्क ने गॉड एडवेंट टॉवर को प्रकट किया था। यह महसूस करके वह और भी आश्चर्यचकित हो गया। ये गोलाकार डिस्क गॉड एडवेंट टॉवर की मुख्य डिस्क सरणी थी। हाथ में एजोर यांग टोकन लेकर अर्जुन ने अपनी धारणा को डिस्क सरणी में डुबो दिया। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी धारणा गॉड एडवेंट टॉवर के हर कोने में फैल गई है। गॉड एडवेंट टॉवर के भीतर की हर चीज अब उसकी उंगलियों पर थी। यह अनुभूति अत्यंत अद्भुत लग रही थी। क्या ये वही जगह है जहां गॉड एडवेंट टॉवर का मूल है? मानसी ने अनुमान लगाया जैसे ही उसने सवाल किया। अर्जुन ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में उत्साह की झलक देखी जा सकती थी। पहले उसने जो विरासत प्राप्त की थी वह गॉड एडवेंट टॉवर के केवल एक छोटे से हिस्से को नियंत्रित करती थी, लेकिन इस डिस्क सरणी के साथ वह पूरे गॉड एडवेंट टॉवर को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होगा। जब तक वह इस डिस्क सरणी को परिष्कृत करेगा, वह गॉड एडवेंट टॉवर का सच्चा स्वामी बन जाएगा। गॉड एडवेंट टॉवर न केवल परीक्षणों का स्थान था, बल्कि यह एक अमर गुफा भी थी, साथ ही एक जादुई वस्तु भी थी। जब अर्जुन पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाएगा तो वह और मानसी गॉड एडवेंट टॉवर को शक्ति प्रदान कर सकते थे। सूर्य और चंद्रमा को सील कर सकते थे, पहाड़ों और नदियों को दबा सकते थे, फिर चाहे उनका मना किसी भी शत्रु से हो, वे उन्हें पूरी तरह से दबाने और घेरने में सक्षम होंगे। लकड़ी की मेज पर गॉड एडवेंट टॉवर की डिस्क सरणी के पास एक सूती थैला रखा था, जिसे एजोर यांग लॉर्ड और प्राचीन महान महारानी पर बड़ी इच्छे छोड़ गए थे। उसके पास ही एक नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा भी था। अर्जुन को धीरे धीरे समझ में आया कि यह बक्सा और थैला बहुत खास चीजें थे। पहले लोगों ने सोचा था कि रहस्यपूर्ण जगह में एक प्राचीन महान महारान बड़ी ई की तिजोरी छुपी है, और अगर यह सच था तो शायद वही तिजोरी यहाँ थी। लेकिन ये तिजोरी वैसी नहीं थी जैसी लोगों ने सोची थी। इसमें खजाने की संख्या कम थी, पर हर खजाना बहुत कीमती था। अर्जुन ने लकड़ी का बक्सा लाखों साल बाद जैसे ही बक्सा खोला गया, उसमें से हल्की नीली बर्फ जैसी धुंध निकली, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो पाया कि बक्से के अंदर एक हेयरपिन था। वह हेयरपिन ऐसे लग रहा था जैसे किसी क्रिस्टल से बना हो। एक छोर पर नीले रंग का सुंदर पक्षी बना हुआ था और दूसरे छोर पर रहस्यमय लकीरें, रूनिक रेखाएं बनी थीं। ये हेयरपिन साफ तौर पर एक कीमती खजाना था। अर्जुन को लगा कि दरवाजे के बाहर जो निगाह उसे महसूस हुई थी वह इसी हेयरपिन से आ रही थी। जब उसने वह हेयरपिन को हाथ में लिया था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने हेयरपिन को ध्यान से महसूस किया और उसे पता चला कि इसमें प्राचीन महान महारानी की ताकत छुपी हुई थी। लेकिन क्योंकि उसकी साधना प्राचीन महान महारानी से अलग थी, इसलिए वह इसकी गहराई को पूरी तरह नहीं समझ पाया। अर्जुन ने कहा, यह हेयरपिन प्राचीन महारानी का खजाना है। मानसी, तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। मानसी ने सिर हिलाया और हेयरपिन ले लिया। हेयरपिन की ताकत इतनी रहस्यमय थी कि मानसी भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन उसे महसूस हुआ कि प्राचीन महान महारानी ने इसमें कई दाव और ज्ञान भरा हुआ था। इस वजह से हेयरपिन में एक तरह की आत्मा आ गई थी, जिससे लोगों को लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। सिर्फ इसे पहनने से ही इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता था, और मानसी के लिए यह एक बड़ा मौका था। इसके बाद अर्जुन ने अपना ध्यान सूती थैले की तरफ किया। ये थैला हथेली के आकार का था और बहुत हल्का था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा खाली स्थान है। यह एक कॉस्मोस बैग था। कॉस्मोस बैग का इस्तेमाल कीमती चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है, जैसे अंतरस्थानिक अंगूठियाँ, इंटरस्पेशल रिंग्स। लेकिन ये अंगूठियाँ बहुत समय बाद खराब हो जाती हैं। इनकी गुणवत्ता के हिसाब से हज़ारों सालों के बाद उनका अंदर का स्थान कमज़ोर हो जाता है और अंत में पूरी तरह टूट सकता है। लेकिन अर्जुन के हाथ में जो कॉस्मोस बैग था वह कभी नष्ट नहीं होगा। करोड़ों साल बाद भी वह सही सलामत रहेगा। अब जब वह बैग किसी का नहीं था, तो जब अर्जुन ने अपनी चेतना उसमें डाली तो वह आसानी से खुल गया। बैग के अंदर बहुत बड़ी जगह थी। ये जगह उसके बाकी बैगों और रिंगों से हजारों गुना बड़ी थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चीज़ रखी थी। वह चीज़ करीब 7 फीट ऊंची थी और देखने में किसी पत्थर की मूर्ति जैसी लग रही थी। उस पत्थर पर सुंदर डिज़ाइन बने हुए थे जो आग की लपटों जैसे दिखते थे। अब अर्जुन को शुद्धयान के नियमों की अच्छी समझ थी। उसे एक नज़र में ही समझ आ गया कि ये डिज़ाइन इस वजह से बने थे क्योंकि यह पत्थर कई लाख सालों तक शुद्धयान जगह में रखा गया था। वहाँ की ऊर्जा ने खुद ही इन डिज़ाइनों को बना दिया था। अर्जुन ने पत्थर का और धीरे से छुआ। पत्थर बहुत सख्त था, लेकिन छूते ही उसकी सतह पर दरारें आ गईं। पापा ये दरारें फैलने लगीं और धीरे धीरे एक तरह से मकड़ी के जाल जैसी लगने लग रही थीं। ओह, मानसी यह सब देखकर थोड़ा चिंतित हो गई। उसे लगा जैसे कोई कीमती चीज़ उनके सामने ही टूट रही हो। लेकिन अर्जुन ने शांत भाव से कहा, चिंता मत करो। उसे शुद्ध यान की चीज़ों की अच्छी जानकारी थी। वह जानता था कि उसके सामने क्या हो रहा है। दरारों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि जैसे आसमान में इंद्रधनुष बन गया हो।
फिर पत्थर की बाहरी परतें गिरने लगीं और वे सब सफ़ेद धूल में बदल गईं। मानसी को देखने के लिए अपनी आंखें सिकुड़नी पड़ीं, क्योंकि रोशनी बहुत तेज थी। आखिर में जब पूरी बाहरी परत गिर गई तो अंदर से एक अजीब चीज़ निकली। वह चीज़ करीब 3 फीट लंबी थी। देखने में वह एक भ्रूण बच्चे के गर्भ में होने का रूप की तरह लग रही थी। वह सुनहरे रंग की भारी और धातु जैसी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसका आकार बहुत नर्म और जीवित जैसा था। मानसी यह चीज़ देखकर हैरान थी। ये क्या है? अर्जुन ने जवाब दिया, ये एक दिव्य वस्तु है जो चरम यांग ऊर्जा की जगह में बनी है। इस दुनिया में कुछ ऐसी खास जगहें होती हैं जहां बहुत तेज और शुद्ध यांग ऊर्जा होती है, जैसे ज्वालामुखी का दिल या किसी तारे का केंद्र। ऐसी जगहों में सामान्य लोग तो जलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ खास चीज़ें उस ऊर्जा को सोखकर खुद को दिव्य रूप दे देती हैं। लाखों सालों के समय तक जब ऐसा चलता रहता है तो ऐसी चीज़ें बेहद शक्तिशाली और कीमती बन जाती हैं। अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है कि यह ड्रेकोफर्स ट्रू गोल्ड है। मानसी ने जब अर्जुन की बात सुनी तो वह चौंक गई। ड्रेकोफर्स ट्रू गोल्ड? वह जानती थी कि यह कोई मामूली चीज़ नहीं थी। यह एक दैवीय वस्तु थी जो प्राकृतिक तौर पर खुद बनी थी। ये सोने की तरह था, बड़ी ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर और रहस्यमय थी। इसे स्वर्णिम स्पर्श भी कहा जाता था और यह उसकी सबसे शुद्ध और शक्तिशाली अवस्था थी। अगर इससे कोई हथियार बनाया जाए तो वह एक दिव्य अस्त्र बन जाएगा, मानसी ने अपनी समझ के हिसाब से बताया। लेकिन इस धातु को ढालना बहुत मुश्किल है, मानसी ने दुखी भाव से कहा। यह इतनी खास चीज़ थी कि उसे साधारण लोग परिष्कृत रिफाइन नहीं कर सकते। लिन जिनटोंग ने कहा, यह बहुत कीमती है, लेकिन हम अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर उसी समय अर्जुन चुपचाप सोचने लगा। उसने उस वस्तु को छूकर उसके अंदर की ताकत को महसूस किया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसे परिष्कृत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये पहले से ही एक दिव्य वस्तु है और इसका मूल्य कल्पना से बाहर है। अर्जुन की बात सुनकर मानसी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। उसे ये दिव्य वस्तु समझ नहीं आ रही थी। अर्जुन ने कहा, मानसी, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो ये ड्रेकोफर्स ट्रू गोल्ड एजोर यांग लॉर्ड को सिंकहोल में मिला था। उसे पता था कि यह कितनी कीमती चीज़ है, इसलिए उसने इसे तुरंत किसी हथियार में नहीं बदला। इसके बजाय उसने इसे गॉड एडवेंट टॉवर के सबसे ऊपर रखा और वहाँ की ऊर्जा से इसे धीरे धीरे और भी ताकतवर बनाया। एजोर यांग लॉर्ड को पहले से ही पता था कि यह पत्थर कितना खास है। अर्जुन ने ये कहते हुए पत्थर को फिर से छुआ ताकि वह अपनी बात की पुष्टि कर सके। ड्रेकोफर्स ट्रू गोल्ड एक बहुत ही कीमती पत्थर है। इसने लाखों साल तक शुद्ध यांग शक्ति को सहा और पत्थर से सोने में बदल गया। ये वो सोना है जो स्वर्ग की ताकत से बना है। जब ये चरम यांग स्थान में होता है तो ये लगातार शक्ति को सोखता रहता है और धीरे धीरे इतना ताकतवर बन जाता है कि उसमें जीवन भी आ सकता है। और आखिर जब ऐसा होता है तो ये पत्थर मांस और खून का एक शरीर बना लेता है जो एक दिव्य शरीर की तरह होता है। अर्जुन की यह बात सुनकर मानसी हैरान रह गई और बोली, तुम्हारा मतलब है कि इस सोने ने पहले से ही एक शरीर बना लिया है? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, शायद ऐसा मेरे आने से हुआ है। ये पत्थर जो दिखने में सोने जैसा था अब एक शरीर बना चुका था, एक ऐसा शरीर जो लॉर्ड जैसा था और खुद ब खुद बना था। मानसी ने कहा, अगर इसमें सच में मांस और खून है तो इसे हथियार में बदलना सही नहीं होगा। उसे समझ आ गया था कि अर्जुन पहले ही इसके इस्तेमाल का तरीका सोच चुका है। अर्जुन ने आगे कहा, हाँ, मुझे लगता है कि जब एजोर यांग लॉर्ड को यह मिला था तब यह शरीर पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए उसने इसे ऊपर रखकर पोषित होने के लिए छोड़ दिया। गॉड एडवेंट टॉवर की ऊर्जा, शुद्ध यांग और थोड़ा सा यिन शक्ति मिलाकर इसने एक अनोखा दाव भ्रूण बना दिया। इतने सालों तक से पोषित करने के बाद अब ये दाव भ्रूण तैयार हो चुका है। एजोर यांग लॉर्ड ने इसमें अपनी आत्मा की छाप भी छोड़ी थी ताकि भविष्य में ये भ्रूण उसका अवतार बन सके। अर्जुन को इस बात का पूरा यकीन था क्योंकि उसने इस भ्रूण में एजोर यांग लॉर्ड की आत्मिक छाप महसूस की थी। अगर वह छाप न होती तो इस भ्रूण को खुद की सोचने की शक्ति विकसित करने में लाखों साल और लग जाते। लेकिन अब चूंकि एजोर यांग लॉर्ड बहुत समय पहले मर चुका था, उसकी आत्मिक छाप भी खत्म हो चुकी थी। बिना जीवन की आग के चेतना का कोई धागा ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता, खासकर जब वह अपने असली शरीर से इतने लंबे समय के लिए अलग हो गया हो। अर्जुन, अगर तुम्हारी बात सही है तो अगर तुम अपनी चेतना इस दाव भ्रूण में डाल दो तो क्या ड्रेकोफर्स ट्रू गोल्ड तुम्हारा अवतार बन जाएगा? मानसी ने उत्सुकता से पूछा। उसे अब समझ आ गया था कि अर्जुन क्या करना चाहता था। अगर वह दाव भ्रूण को अपना अवतार बना लेता तो यह उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होता। दाव भ्रूण की ताकत ही बहुत ज्यादा थी, भले ही वह उससे कोई ज्ञान या समझ हासिल न करे। अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, ये दाव भ्रूण असल में एजोर यांग लॉर्ड ने भविष्य के लोगों के लिए छोड़ा था। जब एजोर यांग लॉर्ड ने प्राचीन राक्षस को बंद करने के लिए खुद को अनंत भंवर में डुबोया तब ड्रेकोफर्स ट्रू गोल्ड पूरी तरह से तैयार नहीं था। छोटे हुआ था। ऐसे रहस्यमयी खजानों को समय की ताकत भी तेज नहीं कर सकती।
क्योंकि वह लाखों साल तक इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसे गॉड एडवेंट टावर में छोड़ दिया, जिससे भविष्य में कोई योग्य व्यक्ति इसे पा सके। अब लाखों सालों के बाद जब वे दोनों वहां पहुंचे तब ये दाव भ्रूण पूरी तरह से तैयार हो चुका था। ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड एक बहुत ही गर्म यानी यांग तत्व था, इसलिए इसे सिर्फ अर्जुन ही संभाल सकता था। अगर मानसी इसे अपनी यिन ऊर्जा से नियंत्रित करती तो उसे नुकसान हो सकता था। अर्जुन ने दाव भ्रूण के माथे जैसी जगह पर हाथ रखा और अपनी चेतना का एक हिस्सा उसमें डाल दिया। दाव भ्रूण के अंदर शरीर पहले से बना हुआ था। उसकी नसें, अंग और खून की नलिकाएं सब तैयार थीं। अर्जुन की चेतना इन नसों के सहारे उसके आत्मा के केंद्र तक पहुंची। जैसे ही अर्जुन की चेतना वहां पहुंची, एजोर यांग लॉर्ड की बची हुई चेतना ने अपना काम बड़े उड़ा कर लिया और धीरे धीरे राख की तरह गायब हो गई। जब अर्जुन को यह महसूस हुआ तो वह थोड़ा भावुक हो गया। वह जानता था कि एक महान योद्धा की चेतना इसी तरह समय में खो रही थी। न जाने इस ब्रह्मांड में कितने ऐसे आना लोग दफन हो चुके हैं। उसने दाव भ्रूण की ओर झुककर प्रणाम किया। यह न केवल एजोर यांग लॉर्ड के सम्मान में था, बल्कि उनकी छोड़ी हुई विरासत के लिए कृतज्ञता भी थी। अब अर्जुन की चेतना पूरी तरह से दाव बड़े ओना के अंदर समा गई थी। अब वह इस शरीर से दुनिया को महसूस कर सकता था। यह एक जादुई अनुभव था। तभी दाव भ्रूण ने चमकना शुरू किया, उसमें से रंगीन रोशनी निकलने लगी। ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड धीरे धीरे पिघलने लगा। ये वही सोना था जो चरम यांग ऊर्जा से बना था। इसे आम योद्धा पिघला नहीं सकते थे, लेकिन अब ये खुद ब खुद पिघल रहा था। पिघलते हुए सोने से धीरे धीरे गहरा सुनहरा कवच बनता गया। इस रोशनी में एक युवक दिखाई दिया। वह बिल्कुल अर्जुन जैसा दिख रहा था, हालांकि वह पूरी तरह से इंसान नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके शरीर के कुछ हिस्से अब भी ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड से बने थे। दरअसल ये अवतार अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। अर्जुन ने अपने विचारों से इस शरीर को चलाना शुरू किया। उसने धीरे धीरे इस शरीर को मांस और खून में बदलना शुरू किया। हालांकि यह बदलाव सिर्फ ऊपर था। इस शरीर का आधा हिस्सा अब भी ट्रू गोल्ड से बना हुआ था। समय के साथ जब ये पूरी तरह मांस और खून का बन जाएगा, तब यह एक सच्चा चरमदाव शरीर कहलाएगा। अर्जुन इसका उपयोग गहराई से ज्ञान पाने और शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकता था, यानी इसे उसे दोगुना फायदा मिल सकता था। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, अर्जुन ने सोचा। अब उसका ध्यान पूरी तरह से अपने नए अवतार पर था। उसने अवतार की नज़रों से अपने असली शरीर को देखा, क्योंकि अवतार और असली शरीर मानसिक रूप से जुड़े हुए थे। इसल छोटी यह ऐसे था जैसे वह दो जगह एक साथ देख रहा हो। अर्जुन ने ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार पर पूरा नियंत्रण पा लिया था। जब उसने अपनी मुट्ठी भींची तो उसकी उंगलियों से काका जैसी आवाज आई। इस शरीर को भले ही मांस और खून से बना कहा जा सकता है, लेकिन यह सामान्य ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड से भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित था। अगर यह शरीर सिर्फ धातु होता तो वह जीवन के बिना होता। वह दाव सच्चे ज्ञान को समझना बड़ी ही आ सकता था, न ही स्वर्ग और धरती की ऊर्जा को महसूस कर सकता था। लेकिन अब यह शरीर मांस और खून से बना हुआ था। जब अर्जुन ने इस पर नियंत्रण पाया तो उसे लगा जैसे उसकी चेतना इस शरीर के जरिए दुनिया से जुड़ गई हो। यह एहसास बहुत ही अद्भुत था। पहले बैंगनी क्रिस्टल उसे स्वर्ग धरती की ऊर्जा से जोड़ता था, लेकिन वह पूरी तरह उसके काबू में नहीं था। अर्जुन सिर्फ उसका थोड़ा सा ही इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अब यह नया अवतार अलग था। जब उसने अपनी चेतना का एक हिस्सा इस शरीर में डाला तो ये पूरा शरीर उसके नियंत्रण में आ गया। इससे अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर स्वर्ग और धरती की ऊर्जा से जुड़ गया हो। यह एक बिल्कुल अलग और शानदार एहसास था। उसने कहा, क्या अद्भुत शरीर है ये। दाव भ्रूण ये शुद्ध यांग ऊर्जा के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शरीर अंदर से खाली है। मुझे बहुत भूख लग रही है। वह अपने नए शरीर के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था। ये शरीर ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड से बना था, जिसने करोड़ों सालों तक स्वर्ग धरती की ऊर्जा को सोखा था। अब ये शरीर ऊर्जा को खींचने के लिए तैयार था, लेकिन उसके अंदर के मेरिडियन और डेंटियन अभी खाली थे। इस वजह से अर्जुन को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, जैसे कोई ताकतवर आदमी कई दिनों से कुछ खाए बिना रह रहा हो। उसे लगा कि अगर उसके सामने एक छोटा सूरज भी आ जाए तो वह उसे भी नहीं गल सकता है। उसने मानसी की तरफ देखा और कहा, अब चलो। अर्जुन ने अपना कॉस्मॉस बैग उठाया और छठे स्तर से निकलकर सीढ़ियों से होता हुआ गॉड एडवेंट टावर के 5वें स्तर पर साधना कक्ष में पहुंच गया। वह एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। अपने नए शरीर के साथ वह सीधे लावा पूल में कूद गया। पहले जब वह अपने असली शरीर से इसमें उतरता था तो उसे लगातार अपनी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता था। ज्यादा देर तक रहने से थकान हो जाती थी, इसलिए उसे बाहर आना पड़ता था। लेकिन अब उसके नए अवतार को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड का जन्म भी चरम यांग ऊर्जा से हुआ था। वह जगह इस लावा पूल से कहीं ज्यादा कठिन और खतरनाक थी। यहाँ तक कि पुराने समय की महान महारानी भी उस जगह में ज्यादा देर नहीं टिक सकती थी, लेकिन ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड वहां करोड़ों साल तक टिका रहा। इससे पता चलता है कि यह कितना शक्तिशाली है।
रतनगढ़ दुनिया में शाह, यदि कोई चीज़ हो जो इसे नुकसान पहुंचा सके। जैसे ही अर्जुन लावा पूल में कूदा वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भूखा जानवर अमृत के कुंड में गिर पड़ा हो। वह उस ऊर्जा को पीने और खाने लगा। बस अर्जुन के नए शरीर में अचानक बहुत ज्यादा शुद्ध यांग ऊर्जा भर गई जिससे लावा पूल में एक बड़ा भंवर बन गया। यह ऊर्जा बहुत ताकतवर थी और अर्जुन का शरीर जैसे एक गहरी खाई बन गया था जो सब कुछ खींच रही थी। पास में मौजूद लाल कमल भी खींचने लगा जिससे वह डरकर दूर हट गया। असल में लाल कमल हमेशा अर्जुन का साथ देता था। जब भी उसे शुद्ध यांग ऊर्जा चाहिए होती थी कमल खुद उसे देता था। लेकिन इस बार लाल कमल डर गया और उसने अपनी सारी ऊर्जा छुपा ली। लाल कमल को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस बार अर्जुन के अवतार ने बहुत तेजी से ऊर्जा खींची और क्योंकि उसका नया शरीर ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड से बना था जो एक स्वर्गीय खजाना है। लाल कमल उससे डर गया। ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड एक बहुत ही शक्तिशाली जगह से आया था और उसकी ताकत लाल कमल से कहीं ज्यादा थी। इसी वजह से कमल की ऊर्जा दब गई। यह ऊर्जा का भंवर लगभग 30 मिनट तक चला। इस दौरान बहुत सारी स्वर्गीय और धरती की ऊर्जा अर्जुन के शरीर में चली गई। इसका असर यह हुआ कि साधना कक्ष की सारी शुद्ध यांग ऊर्जा खत्म हो गई। ये कुछ दिनों में फिर से भर सकती थी लेकिन मानसी को ये देखकर चिंता हुई। क्योंकि छोटी ही पहले जब वह अर्जुन के साथ साधना करती थी तो कितनी भी कोशिश कर लें ऊर्जा खत्म नहीं होती थी। आखिरकार अर्जुन को लगा कि उसका नया शरीर अब भर चुका है। क्रैकल उसके शरीर के जोर से आवाज आई जैसे दो सुनहरे पत्थर आपस में टकरा रहे हों। बूम जैसे ही वह लावा पूल से बाहर निकला लावा उछल पड़ा। हाहा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हुए अर्जुन जोर से हंसने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था जैसे वह एक फटने वाला ज्वालामुखी हो गया हो। वह इतनी शक्ति पाकर एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। क्या ताकत है इस शरीर की रक्षा करने की शक्ति अजेय है। यह अवतार बहुत ही शक्तिशाली है उसने कहा। अर्जुन के शरीर में अब इतनी ताकत थी कि कोई भी उसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यह ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड से बना था और यह स्वर्ग धरती की ऊर्जा को भी खींच सकता था। उसके शरीर में अब बहुत सारी यांग ऊर्जा जमा हो गई थी। यह अब एक थकने न वाला योद्धा बन चुका था। हालांकि हमला करने की ताकत अभी भी अर्जुन की अपनी साधना और समझ पर निर्भर थी। इसीलिए ये ताकत उसके असली शरीर से जुड़ी हुई थी। अर्जुन यह अवतार तो सच में बहुत कीमती खजाना है मानसी ने खुशी से कहा। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया हाँ एज्योर यांग लॉर्ड ने हमें ये दिव्य चीज छोड़ी थी। मेरे पास यह अवतार रहेगा। बाकी चीजें तुम रख सकती हो मानसी। छठे स्तर के खजाने में मुख्य 3 चीजें थी। ये ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार, एक जेड हेयरपिन जो महान महारानी की निशानी थी और एक डिस्क सरनी जो गॉड एडवेंट टॉवर को नियंत्रित करती थी। पहली 2 चीजें अर्जुन और मानसी के बीच बांटी जानी थीं। लेकिन अंत छोटी इमर चीज डिस्क सरनी दोनों में से कोई भी परिष्कृत कर सकता था। मानसी ने अपनी अंगूठी से वह डिस्क सरनी निकाली और बोली अर्जुन इसे तुम ही रखो। तुमने पहले ही एज्योर यांग टोकन को परिष्कृत किया है और यह डी सक उसी से जुड़ी हुई है। दोनों को पूरी तरह से परिष्कृत करके तुम टॉवर को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हो। उसने डिस्क अर्जुन के हाथ में रख दी। जब अर्जुन उसे लेने से हिचकिचाया तो वह फिर बोली अर्जुन मुझसे हंस मत करो। अगर तुम नहीं होते तो मैं पहले ही कई बार मर चुकी होती, चाहे वो अवशेष की परीक्षा हो या फिर ठंडी बर्फीली जगह। मैं शायद शौर्य चौहान के हाथों में बुरी हालत में पड़ जाती। लेकिन अब मेरे टूटे हुए मेरिडियन भी ठीक हो रहे हैं और मैंने महान महारानी की विरासत भी पाली है। मेरा भविष्य उज्ज्वल है और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुमसे मिलना मेरा सौभाग्य है। अगर एक दिन तुम एज्योर यांग लॉर्ड से बड़ी ही महान बन जाओ तो मैं भी उस महारानी की तरह बनूंगी। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारा समर्थन करूंगी। मानसी के ये शब्द दिल से निकले थे। वह अक्सर अपने भाव छुपा लेती थी लेकिन छोटी इना आज उसने सब कह दिया। मानसी की इतनी बातें सुनकर अर्जुन का दिल भी पिघल गया। उसने चुपचाप डिस्क ली, फिर उसका हाथ पकड़ा और कहा मानसी तुमसे मिलना भी मेरा सौभाग्य है। अर्जुन लावा पूल में बैठा था। उसके शरीर में युआन क्यूई बह रही थी। उसने अपनी हथेली की ओर इसे खींचा जहां वह गॉड एडवेंट टॉवर की कोर डिस्क सरनी पकड़े हुए था। वह लगातार युआन क्यूई को उस डिस्क सरनी में भेज रहा था। तुरंत ही उस डिस्क सरनी से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी जो बहुत सुंदर लग रही थी। वही मानसी चुपचाप किनारे पर खड़ी सब देख रही थी। उस चमकती रोशनी में अर्जुन ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई ईश्वर का पुत्र हो। मानसी यह सब देखकर भावुक हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो साधारण लड़का उसे क्लाउड वाइल्डनेस में मिला था वह इतना आगे बढ़ जाएगा। उसने ही उसे एक नई जिंदगी और इतना बड़ा मौका दिया था। शायद ये सब पहले से तय था कि अर्जुन और वह दोनों एज्योर यांग लॉर्ड और प्राचीन महान महारानी की सारी विरासतें पाएंगे। लेकिन उन विरासतों के साथ उन्हें उन दोनों की अधूरी इच्छाएं भी मिली थीं। फिर भी मानसी को नहीं लगता था कि वे उनके जैसे जीवन को दोबारा जी पाएंगे।
ये पवित्र रोशनी पूरे 15 मिनट तक बनी रही। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया और उसकी गर्दन की नसें उभर आईं। कोर डिस्क सरणी को परिष्कृत रिफाइन करना बहुत कठिन था और इसमें बहुत मानसिक शक्ति लगती थी। लेकिन न अच्छी बात यह थी कि अर्जुन की मानसिक शक्ति आम योद्धाओं से बहुत ज़्यादा थी। उसने अपनी 90 मानसिक शक्ति खर्च की, तब जाकर वह कोर डिस्क सरणी को पूरी तरह परिष्कृत कर सका। अब वह डिस्क सरणी एक रोशनी की धार बनकर उसके डेंटियन में समा गई। अब जब यह उसके शरीर का हिस्सा बन गई थी तो अर्जुन एक विचार के साथ गॉड एडवेंट टावर में होने वाले हर बदलाव को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये टावर उसका ही हिस्सा बन गया हो। यह एक अद्भुत अनुभव था। अर्जुन बहुत खुश था। उसे अब पता चल गया था कि वह इस टावर को अपनी शक्ति से धीरे धीरे हवा में भी उड़ा सकता है। अब ये गॉड एडवेंट टावर सच में उसका जादुई खजाना बन गया था। जब उसने अपन बड़ी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि अब उसे इस टावर पर पूरा नियंत्रण मिल चुका है। उसे इसके बारे में भी बहुत जानकारी मिल चुकी थी। गॉड एडवेंट टावर असल में एक अमर गुफा की तरह था। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति रह सकता था और साधना कर सकता था। इसका उपयोग एक उड़ने वाली नाव की तरह भी किया जा सकता था जिससे वह दूर दूर की यात्रा कर सके। ये टावर अंतरिक्ष में और अलग अलग दुनियाओं में भी घूम सकता था। इसके अलावा गॉड एडवेंट टावर एक हथियार की तरह भी काम करता था। टावर को दुश्मन पर गिराकर उसे दबाया जा सकता था। अगर एजोर यांग लॉर्ड जैसे स्तर का कोई व्यक्ति इस टावर का उपयोग करे तो वह हजारों विशेषज्ञों को एक साथ बंद कर सकता है और अरबों साधारण लोगों को दबा सकता है। जब तक अर्जुन किसी दुश्मन को गॉड एडवेंट टावर के अंदर खींच लेता तब तक वह उसे हराने के कई तरीके इस्तेमाल कर सकता था। टावर के अंदर कई तरह की बड़ी सरणियां जादुई संरचनाएं थीं, जैसे मारने वाली, भ्रम पैदा करने वाली, फंसाने वाली और समय को रोकने वाली सरणियां। इनका उपयोग दुश्मनों को कैद करने, मारने या नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता था। पहले गॉड एडवेंट टावर की आत्मा आइटम स्पिरिट ने टाइम सील का इस्तेमाल किया था, जिससे 2 ब्लड मून सदस्य जिंदा ज़ॉम्बी में बदल गए थे। अगर उस समय उसे विनाश की आंख से निपटना न पड़ता तो वह उन दोनों को आसानी से मार सकत बड़ी ही थी। लेकिन तब वह थककर नींद में चली गई थी। हालांकि अब अर्जुन टावर का मालिक था, फिर भी टावर की असली ताकत उसके लिए बहुत ज़्यादा थी। वह पूरी तरह से इसे नहीं समझ पाया था। टावर को दुश्मनों पर हथियार की तरह इस्तेमाल करना आसान नहीं था। इसमें बहुत ताकत और ऊर्जा लगती थी और अर्जुन की शक्ति अभी उतनी नहीं थी। इसलिए वह केवल कुछ ही विशेष चीज़ें कर सकता था। अभी के लिए वह टावर को उड़ने वाला किला बना सकता था। अभी वह इसका उपयोग दूसरी दुनिया में जाने या अंतरिक्ष पार करने के लिए नहीं कर सकता था। फिर भी यह टावर उसके लिए एक बहुमूल्य खजाना था जो समय के साथ उसकी ताकत बढ़ा सकता था। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ेगी टावर की क्षमताएं भी खुलती जाएंगी। अर्जुन ने कोर डिस्क सरणी को पूरी तरह से नियंत्रित करने के बाद मानसी से कहा, मानसी, हमने महान महारानी की रहस्यमयी जगह को पूरी तरह से खोज लिया है और उनकी और एजोर यांग लॉर्ड की भी विरासतें भी मिल गई हैं। अब चलने का समय आ गया है। मानसी ने कहा, हाँ, चलने का समय है। 6 साल हो गए हैं। सोच रही हूं कि बाहर अब क्या हाल होगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में थोड़ी चिंता दिखी। मानसी के मन में कई भावनाएं थीं। वह अपने राठौर परिवार को लेकर चिंतित थी। हालांकि अर्जुन ने उनके लिए सब कुछ पहले से तय किया था ताकि वे सुरक्षित रह सकें, लेकिन फिर भी वह परेशान थी। इसके अलावा उसे भगवान के दफन रसातल में बंद उन प्राचीन शक्तियों की भी चिंता थी। पता नहीं इन सालों में वहां क्या बदला होगा। बहुत साल पहले 7 राक्षसी शिष्यों ने ब्लड मून नाम की एक खतरनाक संस्था बनाई थी। भले ही एजोर यांग लॉर्ड और महान आरानी ने उन्हें मिटा दिया था, लेकिन मानसी जानती थी कि वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, बस छुप गए थे। अब लाखों साल बाद ब्लड मून की हालत क्या है ये सोच पाना भी मुश्किल था। इन्हीं कारणों से वह अब टावर में ज़्यादा नहीं रुकना चाहती थी। बाहर जाने से पहले उन दोनों को अपनी अंतिम तैयारियां करनी थीं। गॉड एडवेंट टावर के तीसरे स्तर में कई शक्तिशाली साधना और रहस्यमयी तकनीकें थीं। हर साधक को वहां से 2 तकनीकें चुननी होती थीं। अर्जुन ने 10,000 जानवर टोटेम नाम की शक्तिशाली तकनीक और गोल्डन क्रो सनशिफ्ट नाम की तेज गति वाली तकनीक चुनी। ये तकनीकें एजोर यांग लॉर्ड और महान महारानी ने बहुत मेहनत से इकट्ठी की था। बड़ी कुछ तो यांग गॉड एम्पायरियन हेवन नाम की जगह से भी लाई गई थीं। इनमें कुछ तकनीकें बड़े संप्रदायों की मुख्य विरासतें थीं और कुछ प्राचीन जगहों से लाई गई थीं। भले ही ये सबसे महंगी तकनीकों जितनी कीमती न हो, लेकिन फिर भी कई योद्धा इनके लिए पागल हो जाते। उन दोनों ने कई तकनीकों को देखा और फिर अर्जुन ने स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक नाम की एक जेड स्लिप चुनी। इसका नाम सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता था, आप जैसे सितारों को हिला दे और सूरज को बदल दे। पर असल में ये लड़ाई में काम आने वाली तकनीक नहीं थी। इसका इस्तेमाल किसी की शक्ल, सूरत, आत्मा की आभा और जीवन ऊर्जा को बदलने के लिए होता था ताकि कोई पहचान न सके। यह एक छिपने वाली तकनीक थी, इतनी ताकतवर कि कोई भी बड़े से बड़ा योद्धा भी असली पहचान नहीं समझ पाए।
चूंकि अर्जुन और मानसी अब दुनिया के सामने नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्हें एक नई गुप्त पहचान बनानी थी। इसलिए इस स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक को सीखना जरूरी था। गर्मी की सुबह थी, समंदर बिल्कुल शांत था और उसके ऊपर धुंध छाई हुई थी। कभी भी बड़ी मछलियों का एक झुंड बहुत तेजी से पानी की सतह पर चलता जा छोटी इससे लहरें उठती थीं। अप्रवेश्य सागर एक बहुत बड़ा समुद्र था जो रतनगढ़ दुनिया के चारों ओर फैला था। लेकिन जब योद्धा इसका नाम लेते थे तो वे अक्सर उत्तर और पश्चिम की ओर के समुद्री हिस्से की बात करते थे। जैसे उस समुद्र में गहराई की ओर जाया जाता, वहां की ऊर्जा, जिसे स्वर पृथ्वी युआन क्यूई कहते हैं, कम होती जाती। समुद्री जीव भी धीरे धीरे गायब हो जाते, यहाँ तक कि बहुत ताकतवर योद्धा भी वहां उड़ने पर ऊर्जा नहीं पा सकते थे, इसलिए वे बहुत अंदर नहीं जाते थे। इसलिए इसे अप्रवेश्य कहा जाता था, यानी जहां पहुंचना मुश्किल है। रतनगढ़ दुनिया के पास के पानी को अलग नाम दिए गए थे, जैसे कि धुंध वाला फे सागर, मिष्टी फेस ये सागर दुनिया के दक्षिण में था और बहुत बड़ा था। ये हमेशा धुंध से ढका रहता था, इसलिए दूर से देखने पर सिर्फ सफ़ेद धुंध ही दिखती थी। ये समुद्र खतरनाक था क्योंकि वहां डरावने समुद्री फे जैसे जल राक्षस रहते थे। धुंध और इन फे के कारण इसे ये नाम मिला। असल में ये समुद्री फे डरावने जंगली जानवरों की तरह थे। वे किसी भी आत्मा नाव, स्पिरिट बोट को तोड़ सकते थे और उसमें बैठे लोगों को खा सकते थे। इसी वजह से जो छोटे छोटे संप्रदाय इस सागर के पास रहते थे, वे इससे बहुत डरते थे। लेकिन डर के बावजूद उन्हें सागर में जाना पड़ता था, शायद अभ्यास के लिए या कुछ ढूंढने के लिए। इस समय इस सागर के एक छोटे से टापू पर 10 से ज्यादा युवक खड़े थे जिन्होंने पीले कपड़े पहने थे। वे सभी करीब 17 साल के थे। उनके कपड़ों पर सफ़ेद बादल की डिज़ाइन बनी थी, जो व्हाइट सोआरिंग सेक्ट के मुख्य शिष्यों की पहचान थी। इनमें से एक आदमी बैंगनी कपड़ पहने था और 4050 साल का लग रहा था। उसके कपड़ों पर 3 सफ़ेद बादल बने थे जो दिखाते थे कि वह इन युवाओं का नेता है। सभी युवा चट्टानों के पीछे छिपे हुए थे और सागर की ओर ध्यान से देख रहे थे। तभी एक 16 साल की लड़की, जिसकी आंखें बड़ी थीं और चेहरा गोल था, बोली, मास्टर अंकल प्रीतम, हम सारी रात से इंतजार कर रहे हैं। क्या हमारी फेल्यूरिंग पिल, समुद्री जानवरों को बुलाने वाली गोली, इतनी ताकतवर नहीं है? बैंगनी कपड़ वाले व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, जल्दी मत करो, हमारी पिल ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन ऐसा हमने जानबूझकर किया है। अगर हम बहुत अच्छी पिल इस्तेमाल करते तो कोई ऐसा समुद्री जानवर आ सकता था जी से हम हरा नहीं सकते। इससे बड़ी मुसीबत हो जाती। हम यहाँ केवल अभ्यास के लिए आए हैं, लड़ाई के लिए नहीं। नहीं, ये फेल्यूरिंग पिल कुछ जंगली समुद्री जानवरों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी है, जैसे खून की प्यासी शार्क या स्वर्गचिन्ह वाले समुद्री सांप। अगर वे हमारे जाल में फंस जाते हैं तो तुम सब मिलकर उनसे लड़ सकते हो। इससे तुम्हें इनाम मिलेगा और तुम्हारा लड़ाई का अनुभव भी बढ़ेगा। मैं किनारे पर रहूंगा ताकि अगर कोई मुसीबत हो तो मदद कर सकूं, लेकिन अगर गलती से कोई बहुत ही खतरनाक समुद्री दैत्य आ गया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बैंगनी कपड़े वाले आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह जानता था कि यह जगह सुरक्षित नहीं थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि योद्धा जहां भी जाते उन्हें जंगली जानवरों से लड़ना ही पड़ता। कभी वे उन जानवरों की हड्डियों से एस्पेक्ट टोटेम बनाते थे तो कभी उन्हें मारकर अपनी शक्ति बढ़ाते थे। रतनगढ़ दुनिया में हर संप्रदाय अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से तैयारी करता था। जो संप्रदाय पहाड़ों, जंगलों या दलदलों में रहते थे वे वहीं पर जाकर अभ्यास करते थे। लेकिन जो संप्रदाय समुद्र के किनारे होते था, उन्हें समुद्र में जाकर ही अपना अनुभव बढ़ाना पड़ता था, चाहे इसमें खतरा हो। व्हाइट सोआरिंग संप्रदाय एक छोटा सा संप्रदाय माना जाता था, हालांकि अगर इसे किसी बड़े साम्राज्य जैसे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में देखा जाए तो वहां यह एक बहुत ही अच्छा गुट माना जाता। इस दिन दोपहर तक सभी लोग धैर्य से टापू पर बैठे रहे, लेकिन कोई भी जंगली समुद्री जानवर नहीं आया। ये बात बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति को अजीब लगी। आमतौर पर इस सागर में बहुत सारे समुद्री जीव होते हैं और वे बहुत ताकतवर भी होते हैं। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि वे 18 घंटे तक इंतजार करते रहे और कोई जानवर नहीं आया? मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है, प्रीतम नाम के उस व्यक्ति ने अचानक कहा। पहले तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जब उसने ध्यान से चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि यहाँ की ऊर्जा स्वर पृथ्वी युआन क्यूई अचानक बहुत गाढ़ी और शुद्ध हो गई थी। वैसे तो मिस्टी फे सागर में कुछ खजाने वाली जगहें होती हैं, लेकिन वहाँ की ऊर्जा भी इतनी शुद्ध नहीं होती जितनी अभी यहाँ हो गई है। इसका मतलब था कि कुछ बहुत बड़ा और अजीब होने वाला है। युवा शिष्य उलझन में थे क्योंकि छोटी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने मास्टर अंकल प्रीतम को क्या जवाब दें। वो क्या चीज़ है? प्रीतम की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाकर मिस्टी फे सागर को महसूस किया। अब दोपहर का कोहरा लगभग हट चुका था, इसलिए वे दूर तक देख पा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र की सतह से करीब 7080 फीट ऊपर एक नीला भंवर घूम रहा था। भंवर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो शायद उसका पता भी न चले,
लेकिन ये भंवर किसी चीज को अंदर खींच नहीं रहा था, बल्कि यह हवा में शुद्ध ऊर्जा युआन क्यूई बाहर फेंक रहा था। जो शुद्ध ऊर्जा वे आसपास महसूस कर रहे थे वह इसी भंवर से निकल रही थी। क्या कोई खजाना सामने आ रहा है? प्रीतम का दिल तेजी से धड़कने लगा। समुद्र में अचानक खजाना मिलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ऐसा मौका बहुत बड़ा माना जाता था। अगर खजाना बहुत कीमती हुआ तो उनका संप्रदाय व्हाइट सोअरिंग संप्रदाय बहुत ताकतवर बन सकता था। प्रीतम बहुत उत्साहित हो गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं चली। अब उसका दिल घबरा गया क्योंकि उसे भंवर के नीचे बहुत भयंकर और डरावनी शक्ति महसूस हो रही थी। इस शक्ति में खतरनाक हत्या का इरादा छिपा था। यह एक गहरे समुद्र का विशाल समुद्री जानवर हो सकता था। प्रीतम की सांसें थम गईं। उसे समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ी छाया दिखाई दी। मास्टर अंकल, प्रीतम क्या हुआ? एक सतर्क अंडाकार चेहरे वाली लड़की ने प्रीतम के चेहरे के बदलते भाव देखकर पूछ लिया। प्रीतम का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गहरी आवाज में कहा, एक जगह चुपचाप खड़े रहो और कोई आवाज मत निकालना। उसे अब समझ आया कि अगर कोई खजाना सामने आता है तो वह आसपास के खतरनाक समुद्री जानवरों को भी आकर्षित कर सकता है। इसलिए शायद उनकी फेल्यूरिंग पिल जानवरों को बुलाने वाली गोली काम नहीं कर रही थी, क्योंकि एक बड़ी घटना पहले से ही समुद्र के अंदर चल रही थी। अब खजाना कैसा होगा ये कोई नहीं जानता, पर शायद वह उनके हाथ नहीं लग पाएगा, क्योंकि वे अभी भी अपने संप्रदाय से बहुत दूर थे और मदद आने में बहुत देर हो सकती थी। अब प्रीतम के पास पछताने का समय न ही था। उसके लिए सबसे जरूरी बात थी कि वह और उसके शिष्य सुरक्षित रहें। इसी समय भंवर और ज्यादा तेज होने लगा और उससे निकलने वाली शुद्ध ऊर्जा और भी अधिक फैलने लगी। फिर उन्होंने देखा कि आसमान में कुछ सुनहरे रोशनी के बिंदु जमा हो रहे हैं। उन रोशनी के बीच एक बैंगनी परत बन रही थी। ये बैंगनी परत फैलती गई और आसमान में एक बहुत बड़ी चमकदार दीवार बन गई। इस दीवार के चारों ओर कोई रहस्यमयी शक्ति की लहरें चल रहे बड़ी ही थीं, जैसे किसी जादू या अंतरिक्ष के नियम वहां काम कर रहे हों। आखिर यह सब क्या हो रहा था? जैसे ही रोशनी की स्क्रीन चमकी, उसके आसपास की हवा भारी हो गई, मानो वह पानी की तरह गाढ़ी हो रही हो। इसी समय समुद्र के नीचे से एक बहुत बड़ी परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समुद्र की सतह पर काली स्याही फैला दी हो। वो क्या है? व्हाइट सोअरिंग सेक्ट का एक शिष्य बोला, लेकिन उसने ये बात जोर से ना बड़ी कही, बल्कि युआन क्यूई से बात की, क्योंकि वह शोर मचाने से डर रहा था। वो डरावना जीव कोई साधारण शार्क नहीं था, वो एक बहुत ही विशालकाय जानवर था। छप छप समुद्र का बहुत सारा पानी एक तरफ हट गया और झरने की तरह बहने लगा। तभी समुद्र की सतह से एक बहुत बड़ा काला सिर बाहर निकला। उस सिर पर समुद्री घास, सीप और कुछ छोटे जीव चिपके हुए थे। कोई नहीं जानता था कि वो कितनी गहराई से आया था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, ऐसा लगा जैसे काले पत्थर पर दो चमकती हुई आंखें थीं। ये देखकर सब डर से कांप गए। उसके सिर के पास कई भूरे काले सांप जैसे जीव थे जो समुद्र में इधर उधर दौड़ रहे थे और बहुत तेज लहरें बना रहे थे। ये सब देखकर प्रीतम की आंखें डर से छोटी हो गईं और उसका शरीर पसीने से भीग गया। 8 अंगों वाला समुद्री ड्रैगन, ये सुनकर व्हाइट सोअरिंग सेक्ट के बाकी शिष्य डर के मारे पीले पड़ गए। क्या ये सच में वही 8 अंगों वाला समुद्र बड़ी ही ड्रैगन है? एक लड़की जिसका चेहरा अंडे जैसा था डर से बड़बड़ा रही थी। उसने इस भयानक जीव के बारे में किताबों में पढ़ा था। मिस्टी फे समुद्र में फे नाम इसी 8 अंगों वाले समुद्री ड्रैगन को दिया गया था। हाँ, लानकी इसे ड्रैगन कहा जाता था, लेकिन यह असल में एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस था। इसके 8 लंबे हाथ बाढ़ में बहते ड्रैगन जैसे दिखते थे। ये हाथ बहुत ताकतवर थे और इनके सिरों पर जबड़े भी थे। इसी वजह से इसे 8 अंगों वाला समुद्री ड्रैगन कहा जाता था। ये वही डरावना जीव था जो आसपास के छोटे संप्रदायों की नौकाओं पर हमला करता था और कई लोगों की जान ले चुका था। इस समुद्र में ये जीव सबसे ताकतवर था। शार्क जैसी खतरनाक मछलियां अभी इसके आगे कुछ नहीं थीं। ये जीव किसी मामूली दवा की वजह से नहीं आया था। यह उस गाढ़े युआन क्यूई की ओर खींचा चला आया था जो अक्सर किसी कीमती खजाने के आने का संकेत होती है। प्रीतम का खून जैसे जम गया। उसे लगने लगा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य आ गया है। पहली बार वह शिष्यों को गहरे समुद्र में लेकर आया था और पहले एक खजाना दिखा और फिर यह भयानक राक्षस भी आ गया। अब वह भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि यह समुद्री ड्रैगन बहुत तेज और खतरनाक था। भागना मतलब मौत को बुलावा देना था। अगर वे वहां रुकते तो 8 अंगों वाले समुद्री ड्रैगन की तेज सूंघने की शक्ति के कारण वह उन्हें ढूंढ लेता। तब उनके पास बस एक ही रास्ता बचता, इंतजार करना और मर जाना। ये सोचकर प्रीतम घबरा गया और उसे पसीना आने लगा। उसी समय समुद्री ड्रैगन ने अचानक अपना बड़ा सा मुंह खोला। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा भारी शरीर समुद्र से बाहर आ गया हो। पानी जोर से उछलने लगा और सब कुछ धुंधला हो गया। वह शायद उस ऊर्जा वाले भंवर को निगलने की कोशिश कर रहा था। इतनी जोरदार ऊर्जा की लहरें आईं कि प्रीतम और उसके साथियों की समझ खो गई। उन्हें अब कुछ साफ साफ न ही दिख रहा था। धड़ाम, एक जोर का धमाका हुआ और पानी में विस्फोट हो गया।
समुद्री ड्रैगन समुद्र की सतह पर वापस आ गया। उसकी 8 भुजा अब भी लहरा रही थी जैसे वह कोशिश में था लेकिन भंवर को निगल नहीं पाया। लेक छोटी इना इसके बाद जो हुआ उससे प्रीतम और भी परेशान हो गया। पता नहीं कब एक युवक और युवती समुद्र के ऊपर धुंध के बीच में हवा में तैरते हुए दिखाई दिए। वह लड़का लगभग 20 साल का लग रहा था, सिर पर नीली पट्टी बांधे है, छोटे हुए और बहुत ही आम दिखता था जैसे कोई सामान्य विद्वान। लड़की ने फिरोजी रंग का लंबा गाउन पहन रखा था और उसके चेहरे पर हल्का सा घूंघट था जिससे चेहरा पूरी तरह नहीं दिख रहा था। फिर भी वह बहुत ही सुंदर और आसा लग रही थी। क्या ये दोनों लोग भी खजाने की तलाश में यहाँ आए थे? 8 अंगों वाले समुद्री ड्रैगन जैसे भयंकर राक्षस से लड़ने आए ये लोग क्या बच पाएंगे या फिर वह उन्हें भी निगल जाएगा? प्रीतम डर के मारे सांस रोक कर देखने लगा। उसकी अपनी जान खतरे में थी इसलिए वह इन अजनबियों की चिंता नहीं कर सकता था। प्रीतम को लग रहा था कि रतनगढ़ दुनिया के सबसे ताकतवर संप्रदायों के मुख्य शिष्य भी इस समुद्री ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकते तो ये अजनबी कैसे कर पाएंगे? वह युवक और युवती भी थोड़े हैरान लग रहे थे जैसे उन्होंने ये स्थिति पहले नहीं देखी थी, लेकिन वे डरे हुए नहीं थे। लड़की ने कहा, अर्जुन ये ऑक्टोपस हमारी तरफ आ रहा है। लड़का यानी अर्जुन बोला, शायद ये समुद्री ड्रैगन उस रहस्यमय क्षेत्र से निकली हुई ऊर्जा की वजह से यहाँ आया है। मैंने जानबूझकर उस रहस्यमय जगह का सबसे दूर वाला रास्ता चुना था ताकि सुरक्षित रह सकें, लेकिन उस रास्ते को खोलने में बहुत समय लगा इसलिए वहां से शुद्ध ऊर्जा बाहर निकल गई जिससे ये समुद्री राक्षस यहाँ चला आया। अर्जुन और मानसी कई सालों से एकांत में साधना कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर वे सीधे बाहर आते तो दुनिया के बड़े संप्रदाय उन्हें पकड़ने की कोशिश करते, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही दूर और गुप्त रास्ता चुना। लेकिन उस रास्ते को खोलते समय रहस्य वाली ऊर्जा निकल गई जो बहुत ही शक्तिशाली थी। वह इतनी खास थी कि समुद्र में रहने वाले राक्षसों ने उसे खजाने की खुशबू समझ ली। 8 अंगों वाला समुद्री ड्रैगन इस ऊर्जा को देखकर आकर्षित हो गया और यह सोचकर वहां पहुंच गया कि वहां कोई महान खजाना है। एक समुद्री जानवर और 10 से ज्यादा लोग पास के एक द्वीप पर छिपे हुए हैं। 8 अंगों वाले समुद्री ड्रैगन का सामना करते हुए भी अर्जुन ज्यादा परेशान नहीं था। उसने अपनी शक्ति से आसपास के माहौल को अच्छे से समझ लिया था। इस समय 8 अंगों वाला समुद्री ड्रैगन पहले ही पानी की सतह पर आ चुका था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उन दोनों को घूर रही थीं जिससे वह डरावना और खतरनाक लग रहा था। ड्रैगन को लगा कि यह जो जोड़ा अचानक प्रकट हुआ है वह बहुत ही शुद्ध ऊर्जा की वजह से आया है। उसे लगा कि अगर वह इन दोनों को निगल ले तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और शायद वह और ज्यादा ताकतवर रूप में बदल जाए। हालांकि उसे इस जोड़े से थोड़ा खतरा भी महसूस हो रहा था, लेकिन ताकत बढ़ाने का लालच उससे सहन नहीं हो रहा था। उसने अपने 8 भुजाओं को पानी से बाहर निकाला और उन्हें अर्जुन और मानसी की तरफ भेजा। हर भुजा के सिरे पर एक मुंह खुला और वे ऐसे लग रहे थे जैसे विशाल सांप हमला करने जा रहे हों। उसी समय उन दोनों को किसी की आवाज़ सुनाई दी, सावधान रहो, यह 8 अंगों वाला समुद्री ड्रैगन बहुत खतरनाक है, इससे तुम नहीं लड़ सकते, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। यह आवाज़ प्रीतम की थी। प्रीतम बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने ये चेतावनी इसलिए दी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह जोड़ा बेवजह मर जाए। साथ ही उसका असली इरादा यह था कि अगर यह जोड़ा भागने लगे तो ड्रैगन उनका पीछा करेगा और तब वह और उसके साथी भी भागने का मौका पा सकते थे। प्रीतम को यकीन था कि ड्रैगन ने उन्हें पहले ही देख लिया है, लेकिन वह अब उस जोड़े और खजाने की तरफ ध्यान दे रहा है। अगर वह खजाने को पाने की कोशिश करता तो वह निश्चित रूप से ड्रैगन की नज़र में आता और मारा जाता। इसलिए प्रीतम ने अपनी बात कह दी थी। वह जानता था कि शायद ये जोड़ा उसकी बात पर भरोसा न करे, लेकिन कम से कम वे थोड़ी दूरी तो बना लेंगे और सीधे पानी की सतह पर नहीं आगे जहां ड्रैगन हमला कर सकता है। लेकिन अगला दृश्य देखकर प्रीतम हैरान रह गया। उसकी चेतावनी सुनने के बाद 20 साल के उस युवक ने बस एक नज़र उसकी तरफ डाली और फिर उसे अनदेखा कर दिया। फिर उसने बहुत आराम से अपनी अंगूठी से एक सुनहरा धनुष निकाला। अर्जुन ने जो धनुष निकाला था वह बहुत ही सुंदर था और उस पर ड्रैगन और फीनिक्स बने हुए थे। दिखने में वह बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन प्रीतम को लगा कि यह बस दिखावे की बड़ी चीज़ है। अमीर लोग इस तरह के धनुष का इस्तेमाल शिकार के दौरान अपनी शान दिखाने के लिए करते हैं। असली और खतरनाक धनुष साधारण दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत ताकतवर होते हैं। प्रीतम पहले ही बहुत घबराया हुआ था। उसने सोचा ये दोनों तो भाग भी नहीं रहे, ये तो हमें भी मरवाएंगे। इसलिए उसने कहा, अब सब अलग अलग भाग जाओ, हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। उसे लगा कि वे दोनों बेवकूफ़ हैं जिन्हें असली दुनिया का अनुभव नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्होंने घर में कुछ लड़ाइयाँ जीत ली तो अब वे अजय हो गए हैं, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत अलग है। प्रीतम को यकीन था कि वे दोनों मरने वाले हैं और वे समुद्री ड्रैगन का ध्यान भी नहीं भटका पाएंगे। अगर वे अभी नहीं भागे तो शायद कोई भी नहीं बचेगा। जब प्रीतम ने कहा कि सब अलग अलग भागे तो व्हाइट सोअरिंग संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए। इसका मतलब था कि अब जो भागने में कामयाब रहा वही जिंदा रहेगा। एक छोटी लड़की जिसका चेहरा गोल था बहुत डर गई।
वह बहुत धीमी थी और सबसे कमज़ोर लग रही थी। उसके बड़े भाई भी अब उसकी मदद नहीं कर रहे थे क्योंकि सबको अपनी जान बचानी थी। प्रीतम ने कहा, तैयार हो जाओ। ऐसे ही मैं कहूँ भाग जाना। तभी समुद्र से एक जोरदार गर्जना हुई, जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो। पानी ऊपर उछला और एक दीवार की तरह चारों तरफ फैल गया। 8 अंगों वाला समुद्री ड्रैगन बहुत गुस्से में आ गया था कि उसने अर्जुन को हथियार निकालते देख लिया था। ड्रैगन ने अपनी 8 भुजा पूरी ताकत से हमला करने के लिए भेजी। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं, लेकिन इतने खतरनाक माहौल में भी अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने धनुष उठाया और एक तीर चलाया। पेंग, एक हल्की सी आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे उसने आराम से तीर चला दिया हो। जैसे ही तीर धनुष से निकला वह एक चमकदार सुनहरी रोशनी में बदल गया। वह तीर सीधा जाकर समुद्री ड्रैगन के माथे में लगा। बूम बूम बूम। ड्रैगन ने अपने सभी भुजाओं से हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही तीर उसके माथे में लगा वहां से एक चमकदार दिव्य रोशनी निकली। इस रोशनी से उसकी 8 भुजा कटकर गिर गई। जब भुजा कटी तो चारों ओर खून की धारें आकाश में उड़ने लगी, जिससे सूरज की रोशनी भी लाल हो गई। समुद्री ड्रैगन बुरी तरह से कांपने लगा। उसका सिर लाल सुनहरी आग से जलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में सूरज निकल आया हो। चारों तरफ रोशनी फैल गई और प्रीतम का चेहरा भी लाल हो गया। ड्रैगन को जलता हुआ और उसके अंग टूटते देखकर प्रीतम की आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी अनुयायी भी हैरान थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने देखा कि युवक धनुष पकड़े हुए खड़ा है और आसमान में उड़ती आग को देख रहा है, जैसे ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। पूरे समय न तो उसके कपड़े भीगे और न ही कोई हलचल हुई। यहाँ तक कि महिला का घूंघट भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब किसी और ही दुनिया में हुआ हो। प्रीतम पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने एक छोटा ऑक्टोपस मारा हो, न कि कोई खतरनाक समुद्री ड्रैगन। इस बीच प्रीतम ने देखा कि वह युवक उस बड़ी ही तरफ देख रहा है और धीरे धीरे उड़कर उसकी ओर आ रहा है। उसे बहुत डर लगने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसे ताकतवर इंसान को उन्हें 100 बार मारने के लिए उसकी बस एक सोच ही काफ़ी थी। इसलिए प्रीतम के मन में भागने का कोई इरादा नहीं था। उसके पीछे जो व्हाइट सोअरिंग संप्रदाय के लोग थे, उनके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। अगर वे भाग भी जाते तब भी उन्हें नहीं छोड़ा जाता। ये सोचकर प्रीतम के मन में एक विचार आया और उसने तय किया कि वह अर्जुन और मानसी से खुद मिलकर बात करेगा। इतने ताकतवर लोग जब मिलना चाह रहे थे तो वह उन्हें आने का इंतजार क्यों कराए। उसे तो खुद आगे बढ़कर अच्छा असर डालना चाहिए था। शायद वे लोग उसे छोड़ दें। आखिर जो खजाना उन्हें मिला था वह उन ताकतवर लोगों के लिए शायद ज्यादा कीमती न हो और वे उसे उस कारण से मारने की जरूरत न समझें। प्रीतम ने पीछे खड़े अपने संप्रदाय के लोगों से कहा, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी आकर मेरे पीछे क्यों नहीं चल रहे? वो लड़के डर से कांप रहे थे। अब वे डरने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे, बस चुपचाप प्रीतम के पीछे चलने लगे। जब अर्जुन ने देखा कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उसने अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर दी। आप दोनों सीनियर को प्रणाम, प्रीतम ने आदर से झुककर कहा। उसके सामने जो युवक था वह साधारण लग रहा था, लेकिन उसके साथ जो लड़की थी वह फिरोजी कपड़े पहने थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। सिर्फ उसकी 2 चमकती हुई आंखें दिख रही थीं। वह किसी परी जैसी लग रही थी, जिसे देखकर बाकी लोग खुद को बदसूरत महसूस कर रहे थे। प्रीतम नहीं जानता था कि अर्जुन और मानसी कौन हैं। योद्धाओं की धुन। छोटी ईया में कुछ लोग बहुत ताकतवर होते हैं लेकिन दिखने में जवान लगते हैं। ये दोनों भी ऐसे हो सकते थे। जब प्रीतम ने उन्हें सीनियर कहा तो अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। जब से वह और मानसी गॉड एडवेंट टावर के 6ठे स्तर में गए थे तब से 6 महीने बीत चुके थे। इस तरह अर्जुन करीब 7 साल तक रहस्य वाली जगह में रहा था। अब उसकी उम्र 23 साल हो गई थी। पहले लोग उसे बच्चा या जूनियर कहते थे, लेकिन अब जब उसे सीनियर कहा गया तो उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। फिर भी उसने प्रीतम को नहीं रोका बल्कि पूछा, तुम लोग कौन हो? प्रीतम ने तुरंत जवाब दिया, सीनियर, मैं व्हाइट सोअरिंग संप्रदाय से हूँ। हम लोग समुद्र की यात्रा पर निकले थे ताकि हमारे जूनियर सदस्यों को कुछ लड़ाई का अनुभव मिल सके। प्रीतम को पता था कि उसका संप्रदाय इन दोनों के सामने कोई मायने नहीं रखता। व्हाइट सोअरिंग संप्रदाय। अर्जुन को ऐसे छोटे संप्रदाय का नाम भी नहीं पता था। रतनगढ़ दुनिया में ऐसे बहुत सारे छोटे संप्रदाय और कबीले थे, जैसे समुद्र में रेत के कण। और वे लोग अभी जिस जगह थे वह भी बहुत दूर दराज का इलाका था। अर्जुन ने प्रीतम के माथे पर पसीना देखकर हंसते हुए कहा, घबराओ मत। हम दोनों एक दंपत्ति हैं जो कई सालों से समुद्र की गहराई में अकेले साधना कर रहे थे। अब हमने सोचा कि फिर से दुनिया में लौटें और नए अवसरों की तलाश करें। हमें अब रतनगढ़ दुनिया की जानकारी नहीं है, तो तुम बताओ यहाँ क्या हाल है? रतनगढ़ दुनिया के आसपास के समुद्र में ऐसे बहुत से लोग थे जो किसी छोटे द्वीप पर जाकर वहां अकेले साधना करने लगते थे। ऐसे लोगों की ताकत कम या ज़्यादा हो सकती थी। कोई भी उनके असली स्तर का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। इसलिए जब कोई किसी अनजान जगह से आता था तो लोग यही मानते थे कि वह कोई गुप्त और शक्तिशाली व्यक्ति है।
अर्जुन बात करते हुए खुद को ऐसा ही कोई व्यक्ति साबित करना चाहता था। उसने हाल ही में मरे हुए 8 हाथों वाले समुद्री ड्रैगन की लाश की ओर देखा और बिना ज्यादा ध्यान दिए एक सील बनाई। वह समुद्री ड्रैगन पहले से ही समुद्र की सतह पर तैर रहा था। उसका शरीर बहुत बड़ा था, जैसे कोई छोटा पहाड़ हो। उसका आधा शरीर जल चुका था और बाकी खून से लाल था। अर्जुन की बनाई सील से उसका शरीर कांपने लगा और उसके माथे से एक चमकती हुई रोशनी निकलकर अर्जुन के हाथ में आ गई। वह चमक एक छोटे ऑक्टोपस जैसी दिखने वाली आकृति में बदल गई। ये समुद्री ड्रैगन का जानवर चिन्ह था। अर्जुन 10,000 जानवर टोटेम नाम की एक खास तकनीक का अभ्यास कर रहा था। ये चिन्ह उसकी साधना में मदद कर सकता था, इसलिए उसने उसे ले लिया। जब प्रीतम ने देखा कि अर्जुन इतनी आसानी से ऐसा ताकतवर चिन्ह बना सकता है तो वह और भी ज्यादा सम्मान से भर गया और उसकी बातों पर विश्वास करने लगा। उसे अब समझ आ गया कि पहले आसपास की जगहों में जो हलचल थी वह शायद इन दोनों शक्तिशाली लोगों के आने की वजह से थी। जो योद्धा स्थान बदलने के नियम समझ लेते हैं और बिना रास्ता तय किए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वे बहुत ही ताकतवर माने जाते हैं। प्रीतम ने झुककर कहा, सीनी, यह रतनगढ़ दुनिया में बहुत सारे गुट हैं, लेकिन अभी सब कुछ शांत है। शांत। अर्जुन ने यह सुनकर राहत की सांस ली। उसे डर था कि शायद रतनगढ़ दुनिया में कोई बड़ा युद्ध शुरू हो चुका होगा, जैसे कि ब्लड मून संगठन ने हमला कर दिया हो। प्रीतम ने आगे बताया, हाँ, अब मार्शल एलायंस सबसे ज्यादा ताकतवर संगठन बन गया है। पहले वे चुपचाप रहते थे, लेकिन अब उन्होंने कई बड़ी घटनाएं की हैं। उन्होंने एक मार्शल चाय सत्र रखा जिसमें सब बड़ी योद्धाओं को बुलाया और उन्हें पुरस्कार दिए। फिर उन्होंने कुछ रहस्य वाले इलाकों में अभियान चलाए जिनमें शामिल गुटों को बहुत लाभ मिला। ये कहते हुए भी प्रीतम को थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि उसका वाइट सवारी अंग संप्रदाय इतना छोटा था कि इन अभियानों में भाग नहीं ले सकता था। अर्जुन ने पूछा, मार्शल एलायंस? हाँ, प्रीतम आगे बोला, उनके पास बहुत से खजाने हैं, खासकर ऐसी गोलियां जो किसी की उम्र बढ़ा सकती हैं। बहुत से बड़े ऊढ़े और ताकतवर योद्धा अब उनके साथ जुड़ने लगे हैं। ये सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। रतनगढ़ दुनिया में इतनी ताकतवर गोलियां बनाना आसान नहीं था। ऐसे बड़े बड़े परिवार जैसे चौहान या राठौर परिवार भी ऐसा नहीं कर रह सकते थे जब तक उनके पास कोई बहुत खास खजाना न हो। लेकिन मार्शल एलायंस ऐसा बड़ी मात्रा में कर पा रहा था, ये बात अजीब लगी। शायद उनके पास किसी पुरानी और शक्तिशाली विरासत की तकनीक हो जो आम दुनिया से कहीं पर की हो। साथ ही जैसे जैसे ब्लड मून संगठन फिर से सामने आ रहा है और मार्शल एलायंस अचानक सक्रिय हो गया है, ये भी संभव है कि दोनों के बीच कोई संबंध हो। अर्जुन और मानसी ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। दोनों को अब और भी शक हो गया था। मानसी, तुम्हारे हिसाब से क्या ऐसी कोई सस्ती गोलियां हो सकती हैं जो किसी की उम्र बढ़ा सकें? अर्जुन ने मानसी से पूछा। उम्र बढ़ाने वाली गोलियां बहुत ज़रूरी थीं। ऐसी गोलियों की मदद से मार्शल एलायंस ने रतनगढ़ दुनिया में बहुत नाम कमा लिया था। अब वे कई बड़े गुटों को कंट्रोल कर सकते थे और बहुत कम लोग उनका विरोध कर सकते थे। मानसी ने थोड़ा सोचा और फिर धीरे से कहा, मैंने पहले ऐसी किसी गोली के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अगर हम 12 एम्पायरियन हेवंस की बात करें तो वहाँ के मुकाबले रतनगढ़ दुनिया के राजा भी कुछ खास नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ गोलियां साधना को थोड़ा धीमा कर दें, लेकिन उम्र को बढ़ा दें, या फिर कमज़ोर योद्धाओं के शरीर की ताकत को बढ़ा दें। वहाँ 12 एम्पायरियन हेवंस में ऐसे लोग इन गोलियों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रतनगढ़ दुनिया में जहाँ बुजुर्ग योद्धा साधना में आगे नहीं बढ़ सकते, वे इन गोलियों की ओर ध्यान देते हैं। अर्जुन ने ये सब सुनकर धीरे से सिर हिलाया। मार्शल एलायंस इन उम्र बढ़ाने वाली गोलियों को देकर मार्शल चाय सत्र जैसे आयोजन करवाकर और रहस्य भरे इलाकों में अभियान चलाकर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। ये बात चिंताजनक थी। फिर अर्जुन ने प्रीतम की ओर देखा और पूछा, क्या हाल ही में कुछ और बड़ा हुआ है, जैसे कि उजाड़ जाति? क्या उन्होंने कुछ अजीब किया है? एज और यांग लॉर्ड के रतनगढ़ दुनिया में आने से पहले उजाड़ जाति और मानव जाति एक दूसरे के दुश्मन थे। बाद में जब उजाड़ जाति ने ब्लड मून से युद्ध किया तो वे रतनगढ़ दुनिया में भाग आए और वहां बहुत तबाही हुई। एज और यांगल और ने उजाड़ जाति को भगवान के दफन रसातल नाम की जगह की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी, ताकि वहां छिपे हुए दुष्ट राक्षसों को फिर से बाहर न आने दिया जाए। लेकिन इतने लाखों सालों के बाद ये कहना मुश्किल था कि उजाड़ जाति आज भी उस जिम्मेदारी को निभा रही है या नहीं, और अगर वे निभा भी रहे हैं तो भी यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि आने वाले संकट में वे कोई बड़ी मदद कर पाएंगे। प्रीतम ने जवाब दिया, उजाड़ जाति वे चुप नहीं बैठे हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई हरकतें की हैं। हो सकता है वे जल्द ही रतनगढ़ दुनिया पर हमला करें, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मार्शल एलायंस की अगुवाई में हम उन्हें रोक देंगे। अगर वे आए तो वापस लौट नहीं पाएंगे। जब उजाड़ जाति की बात आई तो प्रीतम काफ़ी जोश में आ गया। साफ था कि इंसानों को उजाड़ जाति से बहुत नफरत थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे मालूम था कि यह संघर्ष अब रुक नहीं सकता था। उजाड़ जाति और इंसानों के बीच दोस्ती कभी नहीं रही और लाखों साल बाद तो पुराना इतिहास भी अब मिट चुका है।
ब्लड मून धीरे धीरे इंसानों पर कब्जा कर रहा था, तो क्या वह लोग इतिहास को अपने मुताबिक नहीं बदलेंगे? अर्जुन को अब समझ आया कि प्राचीन महान महारानी के बारे में जानकारी इतनी कम क्यों है। इसलिए मानसी को यह नहीं पता था कि उस महारानी ने कैसे अपने टूटे हुए मेरिडियंस को फिर से जोड़ा था। ये बहुत अजीब था, क्योंकि वह महारानी बहुत ही शक्तिशाली और खास थीं। जब चौहान कबीले ने एक रहस्यमय जगह खोजी तो तब जाकर कुछ लोगों को उनके बारे में थोड़ा और पता चला। इसके बाद ब्लड मून छिपा नहीं रहा। उन्होंने गॉड एडवेंट टॉवर के खिलाफ चालें चलनी शुरू कर दी और उसमें गुप्त लोगों को भेजा। यहाँ तक कि विनाश की आंख जो ईश्वरीय समाधि में सो रही थी वह भी जाग गई। लगता है कि ब्लड मून ने जानबूझकर प्राचीन महारानी से जुड़ी जानकार बड़ी ई को मिटा दिया था। उस बड़े युद्ध के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता जो करोड़ों साल पहले हुआ था। एज्योर यांग लॉर्ड भी जैसे समय की नदी में गायब हो गया। उसका नाम तक इतिहास में नहीं मिला। पहले मार्शल आर्ट्स की दुनिया बहुत ही शानदार थी, लेकिन उस भयंकर युद्ध के बाद न जाने कितनी ज्ञान परंपराएं खत्म हो गईं। ब्लड मून के धोखे ने इस दुनिया की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब अर्जुन को बहुत सी बातें समझ आने लगीं। उसके कई सवालों के जवाब मिल गए। फिर उसने पूछा, क्या हाल में किसी बड़े गुट को नुकसान पहुंचा है? वह ये जानना चाहता था कि राठौर परिवार सुरक्षित है या नहीं। मानसी भी ये सुनकर थोड़ी घबरा गई। भले ही उसका बचपन अच्छा नहीं रहा हो, पर वह अपने परिवार को खतरे में नहीं देखना चाहती थी। प्रीतम ने कहा, नहीं, अभी तक सब शांत है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अर्जुन ने पूछा, क्यों? प्रीतम धीरे से बोला, मुझे कुछ बातें पता चली हैं। कई साल पहले कुछ बड़े गुटों ने मिलकर ईश्वरीय समाधि रसातल की खोज की थी। वहाँ एक रहस्यमय जगह थी, शायद प्राचीन महारानी की कब्र। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। कहा जाता है कि वहाँ एक बहुत बड़ी आंख दिखाई दी जिसने वहाँ मौजूद सभी को डरा दिया। यह आंख इतनी डरावनी थी कि कुछ लोगों को लगा उनका दिमाग ही फट जाएगा। लोग इसे विनाश की आंख कहते हैं। इसके बाद से वह जगह और भी खतरनाक हो गई। वहां जाना अब किसी के बस की बात नहीं रही। फिर वहां से कुछ बाहर निकला। अर्जुन और मानसी चौंक गए। क्या निकला वहां से? प्रीतम बोला, ठीक से नहीं पता, पर कहा जाता है कि वह चीज खून से भरी थी और उसमें बहुत बड़ा मौका छिपा था। कुछ लोग कहते हैं वह खून विनाश की आंख का था। अर्जुन चौंक गया। खून? हाँ, प्रीतम बोला, कहा जाता है कि एक बड़ा पगोडा उस आंख पर गिरा और उसे चोट पहुंची। हो सकता है उसी वजह से बड़े ऊना निकला हो। अर्जुन को यह बात अजीब लगी। उसे यकीन नहीं था कि गॉड एडवेंट टॉवर से उस प्राचीन दानव को चोट पहुंच सकती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बहुत पहले हुए युद्ध में एज्योर यांग लॉर्ड और महान महारानी ने उस दानव को कितना नुकसान पहुंचाया था। शायद अब वह दानव बहुत कमजोर हो गया हो। अगर उसकी आंख से खून बहा था तो इसका मतलब कुछ बड़ा था। प्रीतम बोला, आपको शायद नहीं पता, लेकिन वह खून साधारण नहीं है। कहा जाता है कि वह दानव अब खुद एक देवता बन चुका है। सोचिए, कौन नहीं चाहता कि उसे देवता का खून मिले। हालांकि मार्शल एलायंस ने उस खून के 2 हिस्से पहले ही अपने कब्जे में ले लिए हैं, इसलिए कोई और गुट उसे पाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एलायंस लीडर ने कहा है कि शायद वह खून फिर से दिखाई दे। इस बार मार्शल एलायंस उसे नहीं लेगा ताकि कोई विवाद ना हो, पर अगर ऐसा हुआ तो बहुत से गुट उस खून के लिए लड़ेंगे और रतनगढ़ दुनिया में बड़ा खून खराबा हो सकता है। विनाश के रक्त के पहले 2 हिस्से मार्शल एलायंस के पास पहुंचे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वे इसके लिए मुकाबला नहीं करेंगे। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। अगर मार्शल एलायंस का ब्लड मून से कोई संबंध होता, या अगर ब्लड मून ही मार्शल एलायंस को चला रहा होता, तो उन्होंने विनाश के रक्त को रतनगढ़ की दुनिया में आने की अनुमति क्यों दी और अब वे पीछे क्यों हट गए? ये तभी संभव है जब अर्जुन का सोचना गलत हो और वास्तव में मार्शल एलायंस का ब्लड मून से कोई लेना देना न हो। लेकिन फिर उम्र बढ़ाने वाली गोलियों की बात कैसे समझी जाए? अर्जुन, मुझे लगता है कि इसमें जरूर कोई साजिश है, मानसी ने अपनी आवाज से कहा। अर्जुन ने भी सिर हिलाकर सहमति दी। अब जब वे रतनगढ़ की दुनिया में लौट रहे थे तो उन्हें बहुत ताकतवर दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता था। वे सिर्फ 2 थे और उनकी ताकत पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, इसलिए वे केवल इस बात पर भरोसा कर सकते थे कि दुश्मन खुले में था और वे छुपे हुए। तुम जा सकते हो, अर्जुन ने प्रीतम से पूछताछ पूरी करने के बाद कहा। प्रीतम को राहत मिली और उसने जल्दी से कहा, हाँ सीनियर निश्चिंत रहें, मैं आपकी मौजूदगी की बात किसी को नहीं बताऊंगा। हम तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद प्रीतम ने एक उड़ने वाली वस्तु निकाली और अपने व्हाइट सोआरिंग संप्रदाय के शिष्यों को लेकर वहां से चला गया। जब वे 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर उड़ चुके थे तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। कई डरपोक लोग तो पसीने पसीने हो चुके थे। अर्जुन और मानसी जैसे ताकतवर लोगों के सामने रहना उनके लिए बहुत भारी था। उन्होंने इतने सारे सवाल पूछे, क्या वे भी विनाश के रक्त के लिए लड़ना चाहते हैं? एक शिष्य ने पूछा। प्रीतम ने थोड़ी हिचक के साथ कहा, वे करेंगे या नहीं ये हमारे जैसे लोगों की सोच का विषय नहीं है। आज जो भी हुआ है किसी को भी नहीं बताना है, समझे? हाँ, शिष्यों ने उत्तर दिया।
उनके लिए अर्जुन और मानसी जैसी महान हस्तियों को देखना एक बड़ा अनुभव था। अब जाकर उन्हें समझ आ रहा था कि असली ताकत क्या होती है। जेड स्पिरिट पर्वत मान सी का परिवार राठौर परिवार। मानसी के घर के बाहर बांस का जंगल फैला हुआ था। ऊपर से देखने पर दूर दूर तक इमारतें दिख रही थीं। जब हवा चलती तो बांसों की सरसराहट बहुत सुंदर आवाज देती थी। मिस्टी फे सागर और माँ आनसी के परिवार के बीच लाखों किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन अब जब अर्जुन और मानसी की ताकत बहुत बढ़ गई थी तो ये दूरी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जब उन्हें पता चला कि रतनगढ़ की दुनिया में शांति है तो मान सी को अपने परिवार की चिंता थोड़ी कम हुई। फिर भी वह खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहती थी। अब 7 साल बीत चुके थे और उनके रूप पूरी तरह बदल चुके थे, इसलिए उन्हें पहचान छुपाने के लिए थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही थी। अर्जुन और मानसी बांस के जंगल में छिपकर अपने परिवार की स्थिति देख रहे थे। वहां सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था। मानसी की आंखों में अपनापन और भावुकता झलक रही थी। वह पुरानी इमारतों और पहाड़ियों को देखती रही और उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने धीरे से कहा, पता नहीं कुलमाता कैसी होंगी। इन सालों में परिवार ने जरूर बहुत कठिनाइयां झेली होंगी। हम तो रहस्यमय क्षेत्र में सुरक्षित थे, लेकिन पर छोटी इवार को शायद बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। अर्जुन ने कहा, हाँ, लेकिन मानसी तुम्हारे परिवार को कमजोर मत समझो। जो भी उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और बिना किसी लाभ के कोई ऐसा खतरा मोल नहीं लेगा। अर्जुन को विश्वास था कि जब तक लोग मानते रहेंगे कि वह और मानसी अभी भी रहस्यमय क्षेत्र में है तब तक उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। अर्जुन और मानसी ने राठौर परिवार के आसपास कई क्षेत्रों में एयर छिपकर उड़ान भरी। तभी उन्हें युआन क्यूई में कुछ हलचल महसूस हुई। दोनों रुक गए। अगले ही पल उनकी आकृति पास के घने जंगल में गायब हो गई। कुछ दूरी पर राठौर परिवार की वर्दी पहने कुछ युवा शिष्य दिखाई दिए। आयद वे लोग बाहर किसी ट्रेनिंग अभियान से लौट रहे थे। वे थके हुए लग रहे थे। एक छोटे कद का लड़का गुस्से में बोला, क्या मुसीबत है? चौहान कबीले के लोग तो पहले ही अपनी युवा पीढ़ी खो चुके हैं, फिर भी वे अब जीशों पर्वत पर ट्रेनिंग करने चले आए हैं। वे हमें बार बार परेशान करते हैं। अगर हम थोड़ा भी चूक जाते तो वे हम पर हमला कर देते। एक युवा महिला जो थोड़ी बड़ी लग रही थी बोली, कोई और रास्ता नहीं है। चौहान कबीले को मार्शल एलायंस का समर्थन मिल गया है। अब हमें सहन करना पड़ेगा और दूसरे गुटों से झगड़ा करने से बचना होगा। बड़ी बहन स्नेहा सही कह रही हैं, एक और युवक बोला। इस समूह में सन्या राठौर और उसके साथ 6 अन्य किशोर लड़के और लड़कियां थीं। योद्धाओं को मजबूत बनने के लिए कठिन हालात में जीने और लड़ने की जरूरत होती है। उन्हें उजाड़ क्षेत्रों में जाकर जानवरों का शिकार करना होता है। लेकिन 7 साल पहले रहस्यवादी क्षेत्र में जो घटना हुई उसके बाद से राठौर परिवार के शिष्य हर बार बाहर जाते समय सतर्क रहने लगे थे। उनके परिवार के बहुत से दुश्मन बन चुके थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चौहान कबीला, जो मानसी के परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन था, अब मार्शल एलायंस के बड़े अधिकारियों द्वारा पसंद किया जाने लगा था। उन्हें कई कीमती संसाधन दिए जा रहे थे, जैसे दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियां। इस वजह से चौहान कबीला फिर से ताकतवर बन गया और उन्हें कई बड़े गुटों के बीच मान सम्मान भी मिलने लगा। जब अर्जुन और मानसी ने शिष्यों की बातें सुनी तो मानसी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। भले ही उसके परिवार ने सबके सामने कह दिया था कि उन्होंने मानसी और अर्जुन से रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन असल में यह एक तरह की सुरक्षा की कोशिश थी। जो नुकसान रहस्यवादी क्षेत्र में हुआ था उसका सारा दोष अब भी मानसी के परिवार पर डाला जा रहा था। अर्जुन और मानसी उन शिष्यों का पीछा करते हुए राठौर परिवार के मुख्य पर्वत के द्वार तक पहुंच गए। आमतौर पर परिवार के शिष्य वहां पहरेदारी करते थे, लेकिन इस बार बाहर भी कुछ लोग इकट्ठा थे। जब सन्या राठौर और उसके साथी दरवाजे तक पहुंचे तो सामने खड़े कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। सन्या के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने नफरत से कहा, फिर से तुम लोग आ गए? 30 साल का एक पढ़ा लिखा सा व्यक्ति सामने आया। वह हाथ में पंखा लहरा रहा था और मुस्कराते हुए बोला, मिस सन्या राठौर, हम फिर मिल गए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मार्शल एलायंस के लिए काम करता हूं, इसलिए मजबूरी में आना पड़ता है। मुझे तो खुद भी ट्रेनिंग का समय नहीं मिलता। इस व्यक्ति का नाम आर्यन बनर्जी था। वह ली अग्नि संप्रदाय का सदस्य था और संकेत बैनर्जी का बड़ा भाई था। हालांकि आर्यन बैनर्जी ने कहा कि वह मजबूरी में आया है, लेकिन उसके शब्दों से अहंकार साफ झलक रहा था। बीते कुछ सालों में मार्शल एलायंस बहुत ताकतवर हो गया था और वे ढेर सारे संसाधन बांट रहे थे। अगर कोई व्यक्ति मार्शल एलायंस में जगह बना ले और वहां ऊंचा पद पा ले तो उसकी साधना का रास्ता बहुत आसान हो जाता। सन्या राठौर ने ठंडी सांस ली और उस आदमी से और कुछ कहने का मन नहीं बनाया। ठीक है, आप सभी सम्मानित लोग, नियमों के अनुसार मुझे आपसे ये पूछना होगा कि आप लोग कहाँ गए थे। इसके अलावा आपके सामान और अंगूठी की भी जांच करनी होगी। आर्यन बनर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह ऐसा बोल रहा था जैसे कोई बहुत ही विनम्र बात कर रहा हो।
हमारे सामान और अंगूठी की तलाशी। आर्यन बैनर्जी, हद मत पार करो। जब हम निकले थे तब भी तुमने हमें रोककर कई सवाल पूछे थे। अब तुम एक छोटी बात से शुरू करके ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहे हो। एक युवा जो पहले से ही ऐसे बर्ताव से नाराज़ था फिर से भड़क गया। वह आगे आया और चिल्लाया, आर्यन बैनर्जी, याद रखो कि तुम अभी भी राठौर परिवार के इलाके में खड़े हो। ज़्यादा मत बढ़ो। एक और लड़की भी बहुत नाराज़ थी। पिछले कुछ सालों से राठौर परिवार के लिए समय बहुत मुश्किल रहा था। तुम लोग किस इलाके की बात कर रहे हो? ये तो बस प्रवेश द्वार है। जब तक तुम अंदर नहीं जाते ये क्षेत्र राठौर परिवार का नहीं माना जा सकता। मैं तो बस एक सामान्य चेक कर रहा हूं और ये मार्शल एलायंस के आदेश पर है। मिस सन्या, मैं तो आपके बारे में सोच रहा हूं। आपको पता ही है कि रहस्यमय कर क्षेत्र में कई गुट अपने खोए हुए शिष्यों का बदला लेने के लिए अर्जुन को ढूंढ रहे हैं। अगर आप बाहर जाकर उससे संपर्क करें तो आपको भी दोषी माना जा सकता है। फिर से आर्यन बैनर्जी ने मार्शल एलायंस का नाम लेकर अपन बड़ी ही बात को सही ठहराने की कोशिश की। मार्शल एलायंस की ताकत बहुत बड़ी मानी जाती थी। जो खजाने और दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियां वे बांटते थे वो बहुत से बड़े गुट पाना चाहते थे। उनकी ताकत इतनी थी कि बड़े बड़े लोग भी उनसे उलझने से डरते थे। कुछ साल पहले मार्शल एलायंस के एक चाय समारोह में उनके शिष्यों और वरिष्ठों ने अपनी ताकत दिखाकर सबको चौंका दिया था। इससे कई गुटों का विरोध करने का मन ही खत्म हो गया। मार्शल एलायंस के नेता की ताकत बहुत गहरी थी, कोई उसकी थाह नहीं पा सकता था। सन्या ने जब मार्शल एलायंस का नाम सुना तो वह गुस्से से बोली, मार्शल एलायंस, मुझे मूर्ख मत समझो। ये सब चौहान कबीले और कुछ अन्य संप्रदायों की चाल है। वे मार्शल एलायंस के ऊपरी अधिकारियों में फूट डाल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और सच्चाई को छुपा रहे हैं। और इसी के कारण हमारे राठौर परिवार पर निगरानी रखी जा रही है और हमें बदनाम किया जा रहा है। सने हा की गुस्से भरी आवाज पहाड़ों में गूंज गई। अर्जुन और मानसी यह सब चुपचाप सुन रहे थे। शायद असली साजिशकर्ता चौहान कबीला या वे अन्य संप्रदाय नहीं थे जिन्होंने रहस्यमय क्षेत्र में नुकसान उठाया था, पर असली खतरा तो मार्शल एलायंस ही था। वे बस चौहान कबीले को एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसी हालत में राठौर परिवार बस उतना ही झुक सकता था जितना जरूरी था। जब तक मामला हद से बाहर न जाए वे इन बड़े गुटों से सीधा झगड़ा नहीं लेना चाहते थे। मार्शल एलायंस इतना ताकतवर हो गया है कि लोगों के मन में उसकी छवि बस गई है, अर्जुन ने मानसी से कहा। यहाँ तक कि हमारे ही लोग मानने लगे हैं कि एलायंस के एल्डर्स को बहका दिया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि वही लोग महान महारानी की विरासत को सबसे ज्यादा छीनना चाहते हैं। अगर उन्हें हमारे ठिकाने का पता चल गया तो हमारे लिए बहुत खतरा होगा। अगर मार्शल एलायंस किसी तरह से ब्लड मून के नियंत्रण में था या उसका हिस्सा था तो वे निश्चित ही महान महारानी और एजोर यांग लॉर्ड के उत्तराधिकारी से नफरत करते होंगे। और अर्जुन एक उत्तराधिकारी होने के नाते निश्चित रूप से खतरे में था। तो ये था आज का एपिसोड। लेकिन याद रखिए, द नॉवल एक्सप्लेनर की कहानियां कभी इतनी आसान नहीं होती। हर मोड़ पर छुपा है एक नया सच, हर किरदार के पीछे है एक नया रहस्य और हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा करता है। क्या होगा आगे, कौन सा राज खुलेगा और किसकी जिंदगी बदल जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल, क्योंकि यहाँ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस और रोमांचक हो जाती हैं।